स्टूडेंट्स, आज हम आपका सेकंड ग्रेड केमिस्ट्री का अगेन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट ले रहे हैं। मैंने आपको इससे पहले कंप्लीट आपको फिजिकल केमिस्ट्री मैंने आपको 10 यूनिट एक साथ करवाए थे। आई होप आपने स्टडी किया होगा और लगभग 1.5 घंटे के अंदर आप जब चाहो तो उन 10 यूनिट को रिवाइज कर सकते हो। अब मैं आपका जो 10 यूनिट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं वो करा रहा हूँ, जिसमें पहले पीरियोडिक टेबल, फिर एस ब्लॉक, फिर पी ब्लॉक, फिर डी ब्लॉक, फिर एफ ब्लॉक, रेडॉक्स, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, सरफेस केमिस्ट्री और बायोमोलिक्यूल। अभी आपको मैं लगभग 1.5 घंटे के अंदर 10 यूनिट रेडी करा दूंगा। मेरे कहने का मतलब है जो स्टूडेंट बहुत घबरा रहे हैं कि हमारा सिलेबस नहीं हुआ, उनके लिए ये रामबाण है कि अगर आप केमिस्ट्री के बोलो एक लेक्चर जो मैंने कल आपको फिजिकल का करवाया 1.5 घंटे में आप चाहो तो 2-3 बार 1.5 घंटे बोलो रोज रिवाइज कर सकते हो। 1.5 घंटे में आपको इनऑर्गेनिक करा रहा हूँ और आपसे मैं कहूँ अगर आप चाहोगे तो मैं ऑर्गेनिक का भी करा दूंगा। मेरे कहने का मतलब है कि जब आप 5 घंटे 4 घंटे के अंदर पूरी केमिस्ट्री आप जब चाहो कितनी बार रीड कर सकते हो। और मैंने आपको फिजिक्स जो करवाया था, अगर आपने देखा होगा 2-2.25 घंटे के अंदर पूरा फिजिक्स का 18 यूनिट मैंने करा दिया। बात समझना। तो मेरे कहने का मतलब मैं हमेशा यही कहता हूँ कि बहुत आसान होता है। एक बार आप जब डिटेल से पढ़ चुके हो तो अब आपको सेल्फ रिवीजन कैसे करना है, शॉर्ट समरी कैसे करना है, बोलो एग्जाम से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, उसी के लिए मैं आपसे कहूँ ये मैं लेक्चर करा रहा हूँ। क्लियर? तो अभी मैं आपको 10 मिनट रेडी करा दूंगा। बस आपको पूरा लास्ट तक अच्छे से पढ़ना है। मेरे साथ आपको बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ वर्क करना है कि वास्तव में एक एक चैप्टर जो सर पढ़ा रहे हैं, अगर इतनी इंफॉर्मेशन हमें याद हो जाएगी तो हमारा काम हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपसे कहा एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव है, हर टॉपिक के अंदर कुछ बातें ऐसी होती है जो आपको याद होनी चाहिए, जिससे आप एग्जाम देते समय कॉन्फिडेंटल रहो और बाकी आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड और कॉमन सेंस काम आता है। मेरे कहने का मतलब है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर बहुत बहुत ज़्यादा पढ़ने से कोई स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं होता है। जो स्मार्ट स्टडी करता है, स्मार्ट बन जाता है, वो सेलेक्ट हो जाता है। मेरी बात को हमेशा ध्यान रखना। क्लियर? तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपसे मैं पीरियोडिक टेबल से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि इनऑर्गेनिक का बेस ही वही होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी, इसमें हमें क्या आपसे मैं कहूँ याद होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज तो हमें पता होना चाहिए कि जो मेंडलीफ ने आपसे मैं कहूँ आवर्त सारणी दी है, ठीक है, मेंडलीफ आवर्त सारणी, वो आपसे मैं कह रहा हूँ किस पर बेस्ड है। तो आपको पता है कि बेस्ड ऑन, आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा बेस्ड ऑन बोलो इंक्रीजिंग, मैंने कहा एटॉमिक मास, ठीक है, मतलब परमाणु भार के बढ़ते क्रम पर आधारित है। क्लियर? आपसे मैं करूं उसके बाद आए आधुनिक सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, आधुनिक आपसे मैं कहूं आवर्त सारणी, ये किस पे बेस्ड है। तो आपको पता होना चाहिए ये परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर पे आधारित है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब परमाणु बोलो क्रमांक पर आधारित है। आपसे सबसे पहले तो ये 2 बातें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। क्लियर? उसके बाद आप अच्छे से जानते हो कि जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें टोटल आपसे मैं कहूँ ग्रुप जो है वो 18 है, 1 to 18 आपसे मैं कह रहा हूँ, और टोटल जो पीरियड है वो आपसे मैं कहूँ 7 है, 1 to 7। यहाँ पर एवरी ग्रुप इज इंडिपेंडेंट, कोई सब ग्रुप नहीं होते हैं। क्लियर? तो आपसे मैं कह रहा हूँ एक तो आपको ये आइडिया होना चाहिए। उसके बाद मैंने कहा पीरियोडिक टेबल के अंदर जो सबसे मेन चीज है जहां से एक्चुअली क्वेश्चन आता है वो है आपकी 3 प्रॉपर्टी, ठीक है। बोलो कौन सी प्रॉपर्टीज? मैंने कहा एक बोलो आईपी, आईपी मतलब क्या होता है, आयनन विभव, आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है, या आयनन ऊर्जा। मैंने कहा दूसरा आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बोलो मैंने कहा इलेक्ट्रॉन बंधुता, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मैंने कहा बंधुता, ठीक है, या आजकल इसका नया नाम हो गया है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, बोलो इसी को कहते हैं
बोलो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बोलो आपसे मेरे को इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। ओके, ये इसी का नाम होता है। ओके, इसी तरह से मैंने कहा नंबर 3 है EN, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन बाप से मेरे को विद्युत ऋणता। ठीक है, बोलो विद्युत ऋणता। ये 3 प्रॉपर्टी से ही आपका क्वेश्चन आता है, तो ये तीनों प्रॉपर्टी अभी तैयार करा देता हूं। सबसे पहले मैंने कहा IP। ठीक है, IP के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? नंबर 1 परिभाषा। आपसे मैं कह रहा हूं IP क्या होता है? कोई भी गैसियस, आपसे मैं कह रहा हूं ये विलगित, मैंने कहा विलगित गैसीय परमाणु है। ठीक है, गैसीय परमाणु मतलब आइसोलेटेड गैसियस एटम है, उसमें से जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो आपसे मैं कह रहा हूं जो ऊर्जा हमें देनी पड़ती है उसी को क्या कहते हैं? आयनन विभव कहते हैं। इसका मतलब हुआ आयनन विभव हमेशा कैसी प्रक्रिया होती है? एंडोथर्मिक। कैसी होती है? बोलो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है, एंडोथर्मिक मतलब उष्मा आपसे में को शोषी प्रक्रिया होती है। ओके, फिर मैंने आपसे कहा कि आपसे में को अगर मैं फिर एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता हूं तो मुझे आपको अगेन आपका आयनन ऊर्जा देनी पड़ेगी। बोलो आपसे मैं करूं, लेकिन इस बार जो ऊर्जा देंगे वो पहले से ज़्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने से पॉजिटिव चार्ज आता है और पॉजिटिव चार्ज आने से साइज घटती है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ता है, इसलिए आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर मैं आपसे कहूँ फिर एक और निकालना चाहते हो तो मेरे कहने का मतलब है और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर इस परिभाषा के अंदर सबसे मेन चीज़ है कि ऑलवेज, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, हमेशा IP1 से ज़्यादा क्या होता है? IP2 होता है, और IP2 से क्या होता है? IP3 होता है। अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और अगर आपको कभी भी यूनिट ऑफ IP पूछ ले तो एनर्जी है, इसलिए यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद आपसे मैं कह रहा हूं दूसरा पॉइंट क्या पता होना चाहिए IP के लिए? मैंने कहा प्रभावित, बोलो करने, मैंने कहा वाले कारक। ठीक है, तो प्रभावित करने वाले कारक के अंदर मैंने कहा आपको मेन कारक है वो है अर्धपूरित। आपसे मैं करूं अर्धपूरित तथा, बोलो मैंने कहा अर्धपूरित, बोलो आपसे मैं करूं तथा पूर्ण पूरित, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड। अर्धपूरित, पूर्ण पूरित, मैंने कहा कक्षकों। ठीक है, कक्षकों का स्थायित्व। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड फुल फील्ड ऑर्बिटल, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोलो मैंने कहा स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड, मैंने कहा हाफ फील्ड एंड बोलो फुल फील्ड ऑर्बिटल। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब ये फंडा हमेशा आपका क्लियर होना चाहिए। और क्या कहता है ये कि जो फुल फील्ड होते हैं वो हाफ फील्ड से ज्यादा स्टेबल होते हैं, यानी आज P6 इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू P3। मैंने कहा D10 इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू D5, F14 इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू F7। और जो हाफ फील्ड होता है वो अपने नियर बाई से क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है, अपने नियर बाई से ज्यादा स्टेबल होता है। तो मेरे कहने का मतलब हुआ फिर तो स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर मैं करूं बोलो P के लिए तो P1 से ज्यादा कौन होगा? P2, फिर कौन होगा? बोलो P4, और फिर कौन होगा? P3। बिकॉज P3 हाफ फील्ड है तो अपने नियर बाई से ज्यादा स्टेबल होता है, देन P5 और देन P6। अगर ये ऑर्डर पता है तो आपका काम हो जाएगा। तो इस पर बेस क्वेश्चन कैसा आता है? तो मैंने आपसे कहा कि सपोजेड में एक एग्जांपल लेता हूं, आपको मैं कहूं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, बोलो का IP आपसे मैं कह रहा हूं 1 का बोलो क्रम, बोलो मैंने कहा बढ़ता। ठीक है, बढ़ता क्रम होगा। देखो मेरी बात समझना, कभी भी IP बोले तो वो IP1 ही होता है। क्लियर? मैंने कहा कार्बन है, आप जानते हो 2p2 होता है, बोलो नाइट्रोजन है 2p3 होता है, ऑक्सीजन है 2p बोलो आपसे 4 होता है, और फ्लोरीन है 2p5 होता है। अब आप मुझे बताओ डियर स्टूडेंट कि ये हाफ फील्ड है,
तो आपसे मैं कह रहा हूं, मेरे कहने का मतलब ये और स्टेबल होगा। तो इसका मतलब हुआ कि बोलो अगर आईपी का 1 का ऑर्डर लिखूंगा तो पहले बोलो कौन आएगा, कार्बन, फिर कौन आएगा, ऑक्सीजन, फिर कौन आएगा, नाइट्रोजन, फिर कौन आएगा, फ्लोरीन। मेरे कहने का मतलब है ये ऑर्डर हो जाएगा। और अगर आपको IP2 का ऑर्डर पूछे तो आपको क्या करना है, बोलो आपसे मैं, अगर यही एग्जांपल मेरा 2 होता, मेरे कहने का मतलब सेम क्वेश्चन होता, और आपसे मैं कह रहा हूं मेरे पास यहां पर कार्बन, नाइट्रोजन, बोलो मैं आपसे कह रहा हूं ऑक्सीजन और फ्लोरीन होता, और मुझे IP2 का बढ़ता क्रम आपसे मैं क्रम पूछा जाता, तो उस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन लिख दिया, बोलो इसका क्या लिखा 2p2, इसका क्या लिखा 2p3, इसका क्या लिखा 2p4, इसका क्या लिखा 2p5। अब मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे IP2 पूछा है, तो पहले मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, बोलो आपसे मैं करूं तो क्या बन जाएगा 2p1, इसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा तो क्या बन जाएगा 2p2, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा तो 2p3, और इसमें भी एक निकाल दूंगा तो 2p4। हाँ, अब मेरे लिए IP2 करना है, तो मैंने कहा मुझे बोलो आपसे इनको देखना है, तो मेरा वही है, हाफ फील्ड अपने नियर बाई से मोर स्टेबल होता है, तो पहले कौन आएगा कार्बन, फिर कौन आएगा नाइट्रोजन, फिर कौन आएगा फ्लोरीन, और लास्ट में कौन आ जाएगा ऑक्सीजन। बात समझ में आई बोलो? तो मैं क्या बताना चाहता हूं वो मेरी बात समझ में आई होगी, क्लियर। उसके बाद आपसे मैं कह रहा हूं तीसरा पॉइंट होता है आवर्तता, ठीक है। आवर्तता मतलब क्या होता है, पीरियोडिसिटी, ठीक है। आपसे मैं कहूं पीरियोडिसिटी, ठीक है। पीरियोडिसिटी, आवर्तता का मतलब होता है कि कभी भी कोई भी प्रॉपर्टी है उसका पीरियोडिक टेबल के अंदर जब हम लेफ्ट टू बोलो आपसे मैं कह रहा हूं राइट जाते हैं और अप टू डाउन जाते हैं, तो बोलो आपसे क्या उसके अंदर चेंज आता है। तो यहां पर अगर मैं आपसे कह रहा हूं जब हम बोलो आपसे पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए एटॉमिक साइज क्या होती है, डिक्रीज होता है, और IP क्या होता है, इंक्रीज होता है। और लेफ्ट अप टू डाउन जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है, बोलो इंक्रीज होता है, इसलिए IP क्या होता है, बोलो डिक्रीज होता है। आपसे मैं कहूँ मेरी बात समझ में आई होगी। तो एक अगर प्रॉपर्टी समझ में आई है तो इसी तरह से सारी प्रॉपर्टी होती है, क्लियर। तो मैंने कहा दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है, मैंने कहा EA मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बोलो बंधुता, ठीक है। बट यहां पर क्या बात देने की ध्यान में रखने की है कि आपसे मैं कहूं सबसे पहली बात परिभाषा, ठीक है। अगर डेफिनेशन की बात करूं तो मैंने आपसे कहा कि ये कोई तत्व है, वही क्या होना चाहिए, बोलो आइसोलेटेड, मैंने कहा गैसियस बोलो एटम, ये तो मस्ट है, क्लियर। बोलो विलगित गैसीय परमाणु होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बोलो विलगित, मैंने कहा गैसीय परमाणु, ओके। तो आपसे मैं कह रहा हूं जब हम इसमें बोलो एक इलेक्ट्रॉन जोड़ना चाहेंगे तो मेरे कहने का मतलब उस समय जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उसको हम क्या बोलते हैं, EA बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं, क्लियर। इसका मतलब ये तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ, कैसा हुआ, एक्सोथर्मिक। उष्मा आपसे मैं कहूं शेपी हुआ, क्या हुआ, उष्मा शेपी, ठीक है। तो इसका मतलब इसके लिए डेल्टा H क्या होगा, नेगेटिव होगा, बात समझ में। लेकिन यहां पर क्या होता है कि अगर मैंने जैसे IP में किया वैसा करने की कोशिश करूं कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ूं तो मैं जोड़ तो दूंगा, लेकिन यहां पर क्या होगा, फिर ऊर्जा आपसे मेरे को उत्पन्न ना होकर क्या होगा, बोलो देनी पड़ेगी। इसका मतलब हुआ ये कैसा प्रोसेस हो जाएगा, एंडोथर्मिक हो जाएगा, क्लियर। तो इसका मतलब हुआ कि आपको हमेशा इसमें कभी भी सेकंड थर्ड जैसा नहीं पूछा जाता है। आपसे मैं कह रहा हूं ये ही आपको पूछा जाता है। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि किसी तत्व के अंदर बोलो आपसे इस तरह का दे रखा हो तो सेकंड इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो यहां पर हमेशा क्या होगा, एक्सोथर्मिक, या डेल्टा H क्या आएगा, बोलो पॉजिटिव। मेरी बात समझ में आए, मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि यहां पर आपको ध्यान रखना है कि पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तब ऊर्जा उत्पन्न होती है, देन उसके पहला इलेक्ट्रॉन जब जोड़ते हैं तो ऊर्जा क्या होती है, उत्पन्न होती है। फिर आप जितने भी इलेक्ट्रॉन जोड़ना चाहोगे तो इलेक्ट्रॉन के खुद के पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और आपसे मैं कह रहा हूं जिस पर हम इलेक्ट्रॉन बोलो जोड़ना चाहते हैं पहले से नेगेटिव आ गया है तो रिपल्सन की वजह से क्या होता है, एनर्जी उत्पन्न ना होकर क्या होगा, बोलो
बोलो आपको देनी पड़ेगी। मेरी बात समझ में है? इसलिए हमेशा इसमें हम केवल और केवल ये स्टडी करते हैं। तो पहला हो गया परिभाषा। फिर अपन बात करते हैं बोलो फैक्टर्स की, प्रभावित करने वाले कारक की। तो मैंने कहा यहां पर भी वही इंपॉर्टेंट है, अर्धपूरित, आपसे मैं कह रहा हूं एंड पूर्ण पूरित, आपसे मैं कहूं कक्षकों, ठीक है, का बोलो स्थायित्व, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड। बोलो आपसे मैं कहूं यही फैक्टर इंपॉर्टेंट है। अगेन एग्जांपल से समझते हैं। मैंने कहा कार्बन, बोलो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन का, मैंने कहा EA, ठीक है, बोलो क्या कहूं मैं, EA का बढ़ता क्रम, ठीक है, बढ़ता क्रम होगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या बताना चाह रहा हूं मैं कि सबसे पहले हमें क्या करना है, ये कार्बन, ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन और ये फ्लोरीन, इसका क्या होता है बोलो 2, आपसे मैं कह रहा हूं P2, इसका क्या होता है 2P3, इसका क्या होता है 2P4, इसका क्या होता है बोलो 2P5। मेरी बात समझना दोस्तों, यहां पर मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि आपको पता है कि यहां पर हम EA स्टडी कर रहे हैं जिसमें हमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ना है। तो हम ये जोड़ जोड़ के देखेंगे कि किस में इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो ज्यादा एनर्जी उत्पन्न होगी, यानी इलेक्ट्रॉन जोड़ने के बाद किस में स्टेबिलिटी आती है। तो मेरे कहने का मतलब जब मैं बोलो इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा तो मैंने कहा 2P3 होगा, बोलो आपसे मैं को इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा तो 2P4 होगा, इसमें जोड़ूंगा तो 2P5 होगा, इसमें जोड़ूंगा तो 2P6 होगा। तो मैंने क्या देखा कि बोलो यहां पर ये चूंकि ऑलरेडी हाफ फील्ड है तो ये इलेक्ट्रॉन जोड़ना नहीं चाहेगा, बिकॉज यहां पर आपसे मैं करूं कौन अपनी स्टेबिलिटी को खराब करेगा। तो अगर यह इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो बहुत कम एनर्जी रिलीज होगी। तो मेरे कहने का मतलब है यहां पर ऑर्डर क्या बन जाएगा, सबसे कम तो कौन होगा, नाइट्रोजन, उसके बाद आपसे मैंने कहा बोलो कार्बन, और फिर कौन होगा, ऑक्सीजन, और फिर कौन होगा, फ्लोरीन। क्योंकि हाफ फील्ड अगर स्टेबल होता है तो अपने नियर बाई से ही होता है। बात समझ में आई बोलो। उसके बाद वही मैं आपसे कहूं क्या बोलो, आवर्ता, बोलो तीसरा पॉइंट आवर्ता की बात करूं तो मैंने कहा यहां पर अगर वही आप सेम बोलो लेफ्ट टू आपसे मैं कहूँ राइट जाओगे और अप टू डाउन जाओगे तो मेरे कहने का मतलब है कि इधर आपका एटॉमिक साइज इंक्रीज तो मेरे एटॉमिक साइज बोलो डिक्रीज, तो ये क्या होगा बोलो इंक्रीज होगा, और इधर एटॉमिक साइज क्या होगा बोलो इंक्रीज, तो आपका ये क्या होगा डिक्रीज। बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि ये जो होता है वो एटॉमिक साइज के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये तो मैंने नॉर्मल बात बताई, उसमें आया। अब यहां पर क्या एक ट्विस्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट ट्विस्ट क्या है, आपको पता होना चाहिए कि जो थर्ड आपसे मैं को पीरियड के जो बोलो एलिमेंट होते हैं, क्लियर, उनका जो ये होता है वो सेकंड वालों से क्या होता है बोलो, सेकंड बोलो मैंने कहा पीरियड बोलो एलिमेंट से क्या होता है, ज्यादा होता है। मेरे कहने का मतलब है कि कार्बन लिखा, नाइट्रोजन लिखा, ऑक्सीजन लिखा, फ्लोरीन लिखा, आपसे मैं को ये कौन से पीरियड के हैं बोलो, सेकंड पीरियड के हैं, बोलो कौन से है, सेकंड पीरियड का। क्लियर, मैंने कहा अगर मैं थर्ड पीरियड के लिखता हूं तो थर्ड पीरियड के कौन है, कार्बन, ये सिलिकॉन, ये फास्फोरस, ये सल्फर और ये क्लोरीन। तो मेरे कहने का मतलब कार्बन से ज्यादा किसका होता है, सिलिकॉन का, नाइट्रोजन से ज्यादा किसका होता है, फास्फोरस का, ऑक्सीजन से ज्यादा किसका होता है, सल्फर का, और फ्लोरीन से ज्यादा किसका होता है, क्लोरीन का। बात समझ में। अगर ब्रोमीन आयोडीन का देखेंगे तो अगेन बोलो मैंने कहा इधर से इधर जाने पर पहले ही बताया ये क्या होता है बोलो, आपसे मैं कहूँ डिक्रीज होता है, तो मेरे कहने का मतलब ये तो डिक्रीज ही होगा। तो इसका मतलब हाईएस्ट पूरी पीरियोडिक टेबल में किसका होता है, क्लोरीन का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, बोलो हाईएस्ट आपसे मैं कहूँ मैंने कहा ये बोलो इन पीरियोडिक टेबल किसका होता है, क्लोरीन का होता है। बात समझ में आई, ओके। तो आपको मैंने सेकंड प्रॉपर्टी बताई। उसके बाद अगर हम देखें तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी है अपना बोलो, EN। EN क्या होता है बोलो, विद्युत ऋणता, ओके, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ओके। सबसे पहली बात करें परिभाषा की तो मेरे कहने का मतलब है ये तो क्या है बोलो कोवेलेंट बॉन्ड से बाउंडेड
कोई भी एटम है उसकी बोलो अपनी और इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता है, पावर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपसे मैं कहूँ क्या होता है ये, पावर ऑफ, आफ्टर मैं कह रहा हूँ अट्रैक्शन, ठीक है, अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी आपसे मैं कह रहा हूँ सह संयोजक, मैंने कहा बंद, ठीक है, से बंधित, आपसे मैं कह रहा हूँ परमाणु, ठीक है, बोलो आपसे परमाणु का बोलो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर, बोलो अपनी ओर आपसे मैं करूं आकर्षित, आकर्षित, मैंने कहा आकर्षित करने की क्षमता क्या होती है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है। तो आपसे मैं कह रहा हूं ये क्या होती है, बोलो यूनिट लेस होती है। क्लियर, बोलो जस्ट पावर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद मैंने कहा अगर हम फैक्टर की बात करें तो मैंने आपसे कहा कि इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि एटॉमिक्स आपका जो ईए होता है वो आपसे मैं करूँ एटॉमिक साइज के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, सीधी सी बात है, जिसका भी एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा उसके बोलो इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या होगा, बोलो कम होगा, और अट्रैक्शन कम होगा तो आपसे मैं कहूँ ईएन भी क्या होगा, कम होगा। क्लियर, और एटॉमिक साइज बोलो जितनी कम होगी अट्रैक्शन क्या होगा, बोलो न्यूक्लियस का ज़्यादा होगा, और अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो ईएन भी ज़्यादा होगा। बात समझ में आए। और मैं आपसे कहूँ दूसरा फैक्टर क्या है, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है ईएन जो होता है वो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर के क्या होता है, बोलो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मेरे कहने का मतलब जितने ज़्यादा एस करेक्टर होंगे उतना ही ईएन ज़्यादा होगा। आपसे फॉर एग्जांपल आपको मैं कहूँ ये मैंने लिखा, बोलो एक CH2 लिखा और आपसे मैं कहूँ एक CH3 लिखा, ठीक है। आप जानते हो ये बोलो आपसे मैं कहूँ इथाइन है और आपसे मैं कहूँ ये एथीन है और ये कौन है, बोलो एथेन है। बात समझ में आए, बोलो ओके। आज इसका संकरण कौन सा होता है, sp, इसका क्या होता है sp2, इसका क्या होता है sp3। तो मेरे कहने का मतलब परसेंटेज ऑफ s करेक्टर अगर मैं देखता हूं तो s गुण की प्रतिशतता इसमें कितनी है 50%, इसमें कितनी है 33.3% और इसमें कितनी है 25%। बात समझ में आए। तो मैं अगर EN की वैल्यू देखूं तो इसकी 3.25, इसकी 2.75, इसकी 2.4, तो मुझे आइडिया क्या लग रहा है कि वास्तव में एस करेक्टर जिसका ज़्यादा होता है उसका EN भी ज़्यादा होता है। भाई बात समझ में आए। तो आप सबसे पहली जो EN की स्केल बनी थी वो पोलिंग स्केल थी। किसकी थी, बोलो आपसे फर्स्ट EN स्केल कभी भी आपको पूछा जाए तो वो कौन सी होती है, बोलो पोलिंग स्केल होती है। बोलो कौन सी होती है, पोलिंग स्केल। बात समझ में आई मेरी आपको, ओके। तो ये मैंने आपको सबसे पहले, चूंकि इनऑर्गेनिक का बेस ही पीरियोडिक टेबल होता है, आपके माइंड में बिल्कुल पीरियोडिक टेबल का फंडा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि पीरियोडिक टेबल से ही तो 4 चैप्टर निकलते हैं। बोलो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। बात समझ में आए। तो अपन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। बोलो आपसे मैं कहूँ, मैंने कहा एस ब्लॉक, ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट। एक एक क्वेश्चन आपके हर चैप्टर से आएंगे। मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि एक्चुअली आपको याद क्या रखना है। मेन चीज मैंने कहा ना, जब मेन एग्जाम देना चाहते हो तो आपको पता है कि पूरा सिलेबस पढ़ना है, तो हर टॉपिक में याद क्या होना चाहिए। मेन चीज ऐसी क्या है जो अगर मुझे पता हो तो मैं कॉन्फिडेंशियल एग्जाम में जाऊंगा। तो मैंने कहा एस ब्लॉक के अंदर सबसे पहले तो बोलो ये किस, बोलो आपसे मैं कहूँ ग्रुप में है, तो मैंने कहा ग्रुप बोलो 1 और बोलो 2, यानी फर्स्ट और सेकंड। बात समझ में आए। बोलो उसके बाद मैंने कहा कि अगर बोलो पीरियड की बात करूं तो मैंने कहा एस ब्लॉक एलिमेंट बोलो 1 to 7 सभी पीरियड के अंदर है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करूं तो मैंने कहा टोटल 14 तत्व हैं। कितने हैं, बोलो टोटल एलिमेंट की बात करूं तो कितने हैं 14 एलिमेंट है। उसके बाद मैंने कहा जो फर्स्ट ग्रुप आपसे मैं कह रहा हूं होते हैं जिसके अंदर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये तो क्या होता है, बोलो रेडियो एक्टिव होता है। क्या होता है, रेडियो एक्टिव। इसलिए हम कभी भी प्रॉपर्टी में इसकी बात नहीं करते हैं। इनको फर्स्ट ग्रुप को हम क्या कहते हैं, बोलो एल्कलाइन मेटल। क्या कहते हैं, बोलो एल्कलाइन
एल्कलाइन मेटल यानी सारीय धातु। क्या कहते हैं बोलो? सारीय धातु, क्योंकि इनके हाइड्रोक्साइड बोलो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। मैंने कहा जो सेकंड ग्रुप है, क्लियर, जो सेकंड ग्रुप है जिसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बोलो आपसे मेरे को बेरियम और रेडियम। अगेन रेडियम ये तो क्या होता है बोलो? रेडियो क्या है बोलो? एक्टिव है। बोलो आपसे मेरे को क्या है? रेडियो एक्टिव। क्लियर, इसलिए इनकी हम प्रॉपर्टी में बात नहीं करते हैं। और आपसे मेरे को इनके अलावा आपको पता होना चाहिए कि हीलियम भी एस ब्लॉक का ही तत्व है, बिकॉज उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो आपसे मेरे को क्या होता है? 1s2 होता है। बात समझ ना? इसलिए मैंने कहा 7 और 6 और 1 14 टोटल एलिमेंट होंगे। अब आपसे मेरे को ये तो मैंने आपको एक सरकम आइडिया दे दिया, हमें क्या पता होना चाहिए? बोलो बात समझ ना? एग्जाम जब देने जाएंगे तो हमारे माइंड में फर्स्ट ग्रुप और आपसे मेरे को सेकंड ग्रुप को लेकर कुछ बातें माइंड में पक्का क्लियर होनी चाहिए। बात समझ ना? जो मैं बता रहा हूं आपको पता है कि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उनका मेन कैरेक्टर क्या है कि वो कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो एस ब्लॉक के एलिमेंट ही शो करते हैं, जैसे फ्लेम टेस्ट, जैसे मैंने आपसे कहा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जैसे मैंने कहा सोलिबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया। तो हमें उन्हीं की बात करनी है और सबसे फेमस है बोलो ज्वाला परीक्षण। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे मेरे को अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है फर्स्ट ग्रुप के अंदर बोलो आपसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबेडियम है और सीजियम, ये सब फ्लेम टेस्ट देते हैं। और फ्लेम टेस्ट का मतलब है स्पेसिफिक कलर फ्लेम में देते हैं, और जब बुनसन बर्नर से हम जलाते हैं तो इन्हें स्पेसिफिक कलर आता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि कौन सी एस ब्लॉक की बोलो फर्स्ट ग्रुप की सारे धातु है, कौन सा कलर देगी, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैंने कहा इसका कलर होता है क्रिम्सन रेड। क्या होता है बोलो? क्रिम्सन रेड। आपसे मेरे को इसका क्या होता है? येलो होता है। क्या होता है? येलो। इसका क्या होता है बोलो? बैंगनी, वॉयलेट। आपसे मैं कह रहा हूं इसका क्या होता है बोलो? पीला। बात समझ में है? इसका बोलो मैंने कहा लाल बैंगनी। क्या होता है बोलो? लाल बैंगनी। और इसका क्या होता है? नीला, बोलो ब्लू होता है। क्लियर? अब होता क्या, हम भूल जाते हैं वहां एग्जाम के अंदर। तो मेरे कहने का मतलब ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक ट्रिक बताता हूं। ट्रिक क्या बोलो? आपसे मैंने कहा, आपने देखा होगा कि बोलो आपसे अक्सर लड़कियां जो होती है वो आपसे क्या होती है बोलो? जबरी जल्दी घबरा जाती है और आपसे मैं कह रहा हूं रोने लगती है, और रोकर किसको याद करती है बोलो? भगवान को याद करती है। तो ऐसे ही एक लड़की है जिसका नाम है बीना। क्या है बोलो? बीना। और वो रब से क्या कह रही है बोलो? आपसे मैं रोते रोते, क्राइंग बीना, बोलो आपसे मेरे को रब से बोली। क्या बोला मैंने? क्राइंग बीना रब से बोली। क्लियर? तो मैंने कहा क्राइंग से क्या हो जाएगा? क्रिम्सन रेड। क्या हो जाएगा? क्रिम्सन रेड। बोलो वाई से क्या हो जाएगा बोलो? येलो। आपसे मैं कह रहा हूं तो मुझे पता है ऑर्डर लिथियम, फिर बोलो सोडियम, फिर बोलो पोटेशियम, फिर रुबेडियम और फिर सीजियम। फिर मैंने कहा क्या हो जाएगा बोलो? बैंगनी। फिर रब में क्या हो जाएगा बोलो? लाल बैंगनी। आपसे मैं कह रहा हूं और बोली से क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। मेरी बात समझ में आए? अगर ये ट्रिक याद रखते हो तो आपको फर्स्ट ग्रुप के बोलो फर्स्ट ग्रुप के सभी तत्वों का फ्लेम टेस्ट में कैसा रंग मिलेगा हमें पता चल जाएगा। उसके बाद मैं बात करूं इधर, मैंने कहा ज्वाला परीक्षण। क्लियर? जो चीज बात करनी है कंपैरेटिवली बात करनी है। तो मैंने कहा इसमें आपका बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, ये तो बोलो फ्लेम टेस्ट, बोलो मैंने कहा फ्लेम टेस्ट नहीं देते हैं। ठीक है, कंपैरेटिवली इनका क्या होता? आईपी उच्च, इस वजह से नहीं देते हैं। क्लियर? लेकिन बोलो आपका कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम देते हैं। आपसे मैं कह रहा हूं इसका फ्लेम टेस्ट में कैसा रंग रहता है बोलो? ब्रिक रेड रहता है। क्लियर? इसका क्या रहता है? वही क्रिम्सन रेड रहता है। और इसका क्या होता है? एप्पल ग्रीन। बात समझ में आए? सबसे ज्यादा यही एग्जाम में आपको पूछा जाता है आपसे एप्पल ग्रीन। बोलो आपसे मेरे को तो कैसे ध्यान रखेंगे? ट्रिक आप ध्यान रखो। मैंने कहा BCA, क्या लिखा है? कोर्स होता है BCA। क्लियर? तो मैंने कहा बी से क्या हो जाएगा बोलो? आपसे
से ब्रिक रेड, बोलो क्रिम्सन रेड और एप्पल ग्रीन। और चूंकि ऑर्डर तो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम हमें ध्यान रहता है, तो आई थिंक मैं आपको क्या बता रहा हूं, एस ब्लॉक के अंदर मैंने आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आपको पता होनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका आने का पूरा चांस रहता है, वो मैंने बताया। क्लियर। फिर हम बात करते हैं सेकंड। बोलो मैंने कहा सेकंड क्या, बोलो मैंने कहा स्टेबिलिटी, बोलो आपसे मेरे को स्टेबिलिटी ऑफ, बोलो आपसे मेटल कार्बोनेट। क्लियर। मेटल कार्बोनेट। तो हमें पता है कि जो फर्स्ट ग्रुप के तत्व होते हैं वो M2CO3 का क्या बनाते हैं, कार्बोनेट, क्योंकि M पर प्लस और CO3 -2, तो आपसे मैं करूं इनसे जो कार्बोनेट बनेगा वो M2CO3 टाइप का बनेगा। और जो आपसे मैं कहूं सेकेंड ग्रुप जो होते हैं, आपसे मैं कह रहा हूं सेकंड ग्रुप में बोलो क्या बनता है, बोलो ये M पर +2 और आपसे CO3 -2, तो इनमें MC3 टाइप का कार्बोनेट बनते हैं। इसका मतलब अगर मैं बात करूं तो ये हो गया मेरा लिथियम कार्बोनेट, ये मेरा हो गया सोडियम कार्बोनेट, ये मेरा हो गया पोटेशियम कार्बोनेट, ये मेरा हो गया रुबिडियम कार्बोनेट, और ये क्या हो गया, बोलो सीजियम कार्बोनेट हो गया। बात स्टेबिलिटी का करते हैं, तो इधर से इधर जाने पर क्या होगा, बोलो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। क्या होगी, बोलो इंक्रीज होगी। बात समझ में आई, बोलो ओके। आपको कि सर कैसे पता चला, तो एक्चुअली क्या होता है कि जो लिथियम कार्बोनेट होता है यही एक ऐसा होता है जिसको जब हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो ये आपसे मैं कहूं CO2 को क्या करता है, रिलीज करता है, बाकी नहीं करते हैं। और आपसे मैं कहूं इस ग्रुप में बोलो बेरिलियम कार्बोनेट, मैंने कहा मैग्नीशियम कार्बोनेट, बोलो कैल्शियम कार्बोनेट, रुबिडियम, आपसे मैंने कहा स्ट्रोंशियम कार्बोनेट और बेरियम कार्बोनेट। ठीक है। और ये जो है इन सबको ही हम गर्म करते हैं, तो सब के सब क्या करते हैं, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा CO2 रिलीज करते हैं। बात समझ में आए। तो इसका मतलब हुआ कि हमेशा फर्स्ट ग्रुप के अंदर लिथियम जो होगी वो इनके जैसा करैक्टर शो करती है, बिकॉज लिथियम इस सेकंड ग्रुप के साथ डायगोनल रिलेशन रखती है। आपसे मैं कह रहा हूं क्या रखती है, डायगोनल रिलेशन। आपको पता होना चाहिए ये लिथियम है, ये बेरिलियम है, ये बोरॉन है, ये कार्बन है। आपसे मैं कह रहा हूं ये कौन है, सोडियम, ये मैग्नीशियम, ये एलिमन और ये सिलिकॉन। हमेशा लिथियम जो है वो बोलो मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ, बोरॉन सिलिकॉन के साथ क्या रखते हैं, बोलो इसको बोलते हैं डाइगोनल, आपसे मैं कहूं रिलेशन। ठीक है। बोले तो आपसे मैं कहूं विकर्ण संबंध, बोलो विकर्ण संबंध। क्लियर। डायगोनल रिलेशन। इसलिए क्या होता है कि जो लिथियम भले ही फर्स्ट ग्रुप में है लेकिन वो प्रॉपर्टी किसकी जैसी शो करेगा, सेकंड ग्रुप जैसी करेगा। क्लियर। इसका तीसरा एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं, बोलो मैंने कहा मेटल, बोलो आपसे मैं कहूं नाइट्रेट। ठीक है। अगर मैं देखूं यहां पर तो मैंने कहा ये M+ और ये NO3। क्लियर। तो मैंने कहा MnO3 बनेगा। क्लियर। और इधर आपसे मैं कहूं ये M+2 और ये NO3-, तो बोलो डेफिनेटली आपसे मैं कहूं MnO3 होल क्वाइज 2 टाइप का बनेगा। अब मैंने कहा यहां पर क्या होता है कि बोलो अगेन जो लिथियम आपसे मेरे को नाइट्रेट होता है, जब उसको गर्म करते हैं तो वो ऑक्साइड प्लस आपसे मैं कह रहा हूं भूरी गैस प्लस आपसे रंगीन O2 गैस दोनों रिलीज करता है। बोलो बात समझ में आए। जबकि जो आपसे मेरे को अदर होंगे, जैसे मैंने कहा सोडियम नाइट्राइट है, बोलो नाइट्रेट है, उसको हीट करते हैं तो NaNO2 प्लस हाफ O2 केवल रंगीन गैस ही उत्पन्न करता है। और इधर वाले जो होंगे वो सारे के सारे बोलो जब भी हीट करेंगे तो मैंने कहा ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 बोलो दो आपसे प्रोडक्ट बनाते हैं। इसका मतलब पहले ही मैंने फंडा बता दिया, कभी भी क्वेश्चन आए कि बोलो इस ग्रुप में उस गैस का बिहेवियर कौन शो करेगा, तो लिथियम के कंपाउंड ही करेंगे। मेरी बात समझ में आई बोलो आपको। उसके अलावा मैंने आपसे कहा एस ब्लॉक के एलिमेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फर्स्ट ग्रुप के अंदर बोलो पोटेशियम रुबिडियम सीजियम करता है, और सीजियम सबसे बेस्ट बोलो आपसे, क्योंकि उसकी साइज बड़ी होती है, वो जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है, इसलिए सीजियम का यूज फोटो सेल में किया जाता है। बात समझ में आई मेरी आपको।
तो ये मैंने आपको थोड़ा सा एस ब्लॉक का आइडिया दिया है। उसके बाद हम लेते हैं, बोलो पी ब्लॉक एलिमेंट। कौन सा टॉपिक बोलो? पी ब्लॉक एलिमेंट। देखो पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर एक्चुअली आपको क्या पढ़ना है, आपसे मैं कह रहा हूँ, आप जानते हो कि बोलो 30, आपसे मैं कह रहा हूँ बोरोन, मैंने कहा बोरोन फैमिली, ठीक है। बोलो आपसे मैं कहूँ कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली, आपसे मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा नाइट्रोजन फैमिली, बोलो नाइट्रोजन फैमिली, ओके। मैंने कहा जिसको निकोजन फैमिली भी कहते हैं, ऑक्सीजन फैमिली, और आपसे मैं कहूँ, मैंने कहा हेलोजन फैमिली, ठीक है, हेलोजन फैमिली, क्योंकि जीरो ग्रुप तो अपना अलग से टॉपिक है, बात समझ ना। तो मैंने कहा बोरोन फैमिली के अंदर बोलो ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो आता है, आपसे मैं कह रहा हूं, इसके 3 कंपाउंड जो आपको पता होना चाहिए। एक होता है B2S6, एक आपसे मैं कहूं, मैंने कहा बोरेक्स, ठीक है, और एक होता है बोरिक एसिड। बोलो बात समझ में आए? मतलब ये तीनों जो है, एक तो डाइबोरेन, डाइबोरेन आपसे मैं कह रहा हूं, ओके, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, बोरेक्स, और बोलो आपसे बोरिक एसिड। इसमें आपसे मैं कहूँ बोरेक्स जो बीड टेस्ट, मन का परीक्षण देता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको जरूर देखना चाहिए, ठीक है। बीड टेस्ट, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ बीड टेस्ट, क्लियर। कार्बन फैमिली के अंदर आपको क्या पता होना चाहिए? एक तो कार्बन, आपसे मैं कह रहा हूं के अपरूप, आपसे मैं कहूँ अपरूप मतलब आपको हीरा, आपसे मैं कह रहा हूँ ग्रेफाइट, और मैंने कहा फुलरेन, इन तीनों में अच्छे से अंतर पता होना चाहिए कि इसका संकरण sp3 होता है तो इसका sp2 होता है, तो इसका sp2 होता है। आपसे मैं कह रहा हूँ, बोलो मैंने कहा इसकी टेट्राहेड्रल होती है तो इसकी हेक्सागोनल प्लेनर होती है, तो आपसे मैं कहूँ ये कैसा होता है? बोलो फुटबॉल लाइक, बक्की बॉल लाइक, क्योंकि बक मिस्टर फुलरीन ने इसकी खोज की थी, बात समझ ना। मेरे कहने का मतलब आपसे मैं करूँ, ये विद्युत का क्या होता है? बोलो कुचालक। ग्रेफाइट क्या होता है? सुचालक। और ये भी क्या होता है? कुचालक। हम जानते हैं कि जो आपका ग्रेफाइट होता है हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, बोलो आपसे मैं करूँ, इसलिए क्या होता है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें कंडक्टेंस का गुण आता है, बात समझ में। उसके अलावा कार्बन परिवार के अंदर आपको ये दो, एक CO और एक CO2, जो कार्बन के 2 ऑक्साइड है, उनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, अक्सर एग्जाम में आ जाता है। ये कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड कब बनेगी? जब बोलो क्या होगा? कार्बन का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा, इनकम्प्लीट कंबंसन होगा। ये कब बनेगी? जब क्या होगा? बोलो पूर्ण ऑक्सीडेशन होगा, क्लियर। ये आपको पता होना चाहिए उदासीन गैस है, और ये आपको पता होना चाहिए अम्लीय गैस है। बोलो बात सब, अम्लीय गैस है। और ठोस CO2, आप सब ड्राई आइस बोलो किसको बोलते हैं? ठोस CO2 को बोलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये जो होता है हीमोग्लोबिन के साथ सबसे ज़्यादा जुड़ने की बंधुता रखता है। ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन जुड़ता है, ऑक्स हीमोग्लोबिन बनाता है, लेकिन जब हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और आपका हीमोग्लोबिन की कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ने की टेंडेंसी, प्रवृत्ति जो होती है, वो ऑक्सीजन की तुलना में 200 से 300 गुना ज़्यादा होती है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद नाइट्रोजन फैमिली की बात करूं, नाइट्रोजन फैमिली में केवल आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा फॉस्फोरस के ऑक्सी, आपसे फॉस्फोरस के अपर रूप, आपसे मैं कहूँ अपर रूप, आप जानते हो एक होता है बोलो श्वेत फॉस्फोरस, और आपसे मैं कह रहा हूँ एक होता है लाल फॉस्फोरस, ठीक है। इन दोनों में अंतर अच्छे से पता होना चाहिए। अक्सर कहा जाता है कि जो सफ़ेद चीज़ें होती है वो पॉइजन होती है, इसीलिए आपसे मैं कहूँ, आपको पूछा जाए कि श्वेत फॉस्फोरस और लाल फॉस्फोरस में से कौन सा विषैला होता है, तो श्वेत फॉस्फोरस होता है, क्लियर। आपको पूछा जाए कि दोनों में कौन, बोलो आप
आपसे मेरे को अंधेरे में चमकता है तो स्फुर दीप्ति फ्लोरेसेंस की प्रॉपर्टी किस में होती है, श्वेत फास्फोरस में होती है। क्लियर, आपसे मेरे को थोड़ा सा आइडिया आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मैंने कहा दूसरी बात, फास्फोरस के साथ बोलो क्या पता होना चाहिए, बोलो फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल। क्लियर, ऑक्सी अम्ल अच्छे से पता होना चाहिए कि H3PO4, आपसे मैं को H3PO3, बोलो H3PO2, आपसे मैं करूँ इसी तरह से और भी होते हैं, इनकी बोलो स्ट्रक्चर, बोलो आपसे कितने H+ रिलीज करते हैं, बोलो ऐसा आइडिया होना चाहिए। ऑक्सीजन परिवार की बात करूँ तो ऑक्सीजन परिवार में भी दो बातें पता होनी चाहिए, एक तो सल्फर के अपर रूप, आपसे मैं करूँ अपर रूप। ओके, आप जानते हो एक रोम्बिक सल्फर होता है, एक मोनोक्लिनिक सल्फर होता है, एक विषम, आपसे मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा एक एकांतास, ठीक है, एकांताक्स और एक विषम लंबास। क्लियर, बोलो इंग्लिश में बोलते हैं रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा सल्फर के बोलो वही ऑक्सी अम्ल, ठीक है, ऑक्सी अम्ल मतलब आपको सारे पता होना चाहिए कि H2SO4 क्या होता है, H2SO5 क्या होता है, H2SO3 क्या होता है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ। ओके, फिर हैलोजन परिवार की बात करें तो हैलोजन परिवार में भी एक तो ऑक्सी अम्ल का फंडा क्लियर होना चाहिए। बोलो आपसे मैं कहूँ हैलोजन परिवार की बात करें तो हैलोजन फैमिली के अंदर आपसे मैं कह रहा हूँ एक तो आपको क्या पता होना चाहिए, इंटर हैलोजन कंपाउंड, इंटर हैलोजन आपसे मैं कहूँ कंपाउंड। अक्सर क्वेश्चन आ जाता है अंतर हैलोजन यौगिक, ठीक है, अंतर आपसे मैं करूँ हैलोजन, बोलो आपसे मैं कहूँ यौगिक, ठीक है, हैलोजन यौगिक, अंतर हैलोजन यौगिक, इंटर हैलोजन कंपाउंड का फॉर्मूला X आपसे मैं कहूँ X-N होता है। क्लियर, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ इसमें आपको पता होना चाहिए X और N क्या होता है। X का मतलब होगा, मैंने कहा हाई, बोलो उच्च परमाणु क्रमांक, ठीक है, उच्च मैंने कहा परमाणु, ठीक है, क्रमांक, आपसे मैं कह रहा हूँ बोलो हैलोजन, ठीक है, हैलोजन, बात समझ में आई, बोलो ओके। और मैंने कहा ये क्या होगा, बोलो निम्न परमाणु आपसे क्रमांक, मैंने कहा हैलोजन कंपैरेटिवली। क्लियर, ओके। और मैंने कहा ये क्या होता है 1, 3, 5 और 7, तो मैंने कहा अगर आप ICl3 देखते हो, ICl5 देखते हो, IF7 देखते हो, ICl देखते हो, तो ये इन्हीं की झलक है, क्योंकि मैंने आपसे कहा या 1, 3, 5, 7 आ सकता है, तो आपसे मैं कहूँ ये बोलो आपका क्या हो गया X, बोलो X-1 हो गया, ये क्या हो गया X बोलो आपका 3 हो गया, ये X क्या हो गया 5 हो गया, ये X 7 हो गया। बस किस बात का ध्यान रखना है कि हमेशा जब इंटर हैलोजन कंपाउंड बनाते हैं या देखते हैं तो जो पहला दूसरे के कंपेयर में बोलो उच्च परमाणु क्रमांक वाला होना चाहिए। क्लियर, बात समझ में आई, बोलो आपको। अच्छा, उसके अलावा मैंने कहा हैलोजन में क्या पता होना चाहिए, ऑक्सी अम्ल, ठीक है, हैलोजन के 4 ही ऑक्सी अम्ल होते हैं, बोलो मैंने कहा एक HClO4, एक HClO3, एक HClO2 और एक HClO। बात समझ में आए, बोलो पर क्लोरिक एसिड, बोलो क्लोरस एसिड और हाइपोक्लोरस। क्लियर, इसको क्या बोलते हैं, बोलो आपसे पर, मैंने कहा क्लोरिक, बोलो एसिड, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बोलो क्लोरिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं, बोलो क्लो, आपसे मैं कहूँ रस एसिड, इसको क्या बोलते हैं, बोलो हाइपो, मैंने कहा हाइपो, मैंने कहा क्लो रस, आपसे हाइपोक्लोरस, बोलो एसिड, ठीक है, बोलो ये क्या होता है, बोलो पर, मैंने कहा क्लोरिक अम्ल, ठीक है, बोलो आप सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है, बोलो ये मैंने क्या बोला क्लोरिक अम्ल, ठीक है, और ये क्या ऑक्सी अम्ल, और ये क्या होता है, बोलो क्लोरस, और आपसे मैं कहूँ ये क्या होता है, बोलो हाइपो, मैंने कहा हाइपोक्लोरस। क्लियर, एक तो आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए। उसके अलावा आपसे मैं कह रहा हूँ कि आपको स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी में आपको पता होना चाहिए F2, फिर Cl2, फिर Br2 और फिर आपसे मैं कहूँ I2। क्लियर, लेकिन आपसे मैं कहूँ यहाँ पर ध्यान रखना, एसिडिक ऑर्डर कभी भी पूछे तो आपको पता होना चाहिए HF, HCl, HBr, और आपसे मैं कहूँ HI के अंदर सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होता है, HI होता है। बिकॉज आपसे मैं कहूँ HI इसलिए ज़्यादा एसिडिक होता है क्योंकि
हाइड्रोजन की साइज है छोटी, आयोडीन की साइज है बड़ी, और आपसे मैं कहूँ इसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, बहुत कम होती है, जल्दी से H प्लस रिलीज हो जाता है। क्लियर? तो कभी भी आपको ये हमेशा ध्यान रखना, HF और HI में ज़्यादा अम्लीय कौन होता है, HI होता है। अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, स्टूडेंट गलत कर देता है, बात समझो ना। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए जो फ्लोरीन होता है उसकी क्या होती है, बोलो हाईएस्ट, आपसे मेरे को EN इन बोलो क्या होती है, पीरियोडिक टेबल। डायरेक्ट बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है। और उसकी वैल्यू कितनी होती है, बोलो EN ऑफ फ्लोरीन, बोलो वैल्यू क्या होती है, बोलो 4 होती है। बात समझ में आए? जबकि क्लोरीन जो होता है उसका क्या होता है, बोलो हाईएस्ट EA, बोलो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन आपसे मैं कहूँ पीरियोडिक टेबल। ये कुछ ऐसे फैक्ट है जो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है पी ब्लॉक में आपको क्या पता होना चाहिए मैंने बताया। अब क्या होता है, पी ब्लॉक के अंदर ही आपका एक अलग से एक टॉपिक है जिसका नाम है जीरो ग्रुप। आपसे मैं करूं कौन सा, बोलो जीरो ग्रुप एलिमेंट। ठीक है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि बोलो 18 ग्रुप के मेंबर इसके होते हैं। और आपसे मैंने कहा बोलो हीलियम, नियॉन, मैंने कहा आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनॉन और रेडॉन। बात समझ में आए? बोलो ओके, जिसमें ये तो एस ब्लॉक का है और ये क्या है, बोलो पी ब्लॉक के एलिमेंट है। बात समझ में आए? अच्छा, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो मैंने कहा आपसे मैं कह रहा हूँ NS2, आपसे मैं कह रहा हूँ NP क्या होता है, 6 होता है, पूरा फील्ड होता है। इसलिए आपसे मैं करूँ ये क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस भी बोलते हैं। इन्हीं को हम नोबल गैस भी बोलते हैं। आपसे मैं कह रहा हूँ क्या बोलते हैं, नोबल गैस भी बोलते हैं। वैलेंसी इनकी बोलो आपसे मैं कहूँ वैलेंसी इनकी क्या होती है, बोलो 0 होती है, इसलिए इनको जीरो ग्रुप एलिमेंट भी बोलते हैं। क्लियर? बात समझ में आए? बोलो अब मैंने कहा जनरली किसी से रिएक्शन करते नहीं है, बहुत कम कंपाउंड बनाते हैं, और वो भी कौन बनाता है, बोलो आपसे जिनॉन। ठीक है, तो जिनॉन ही जो है आपसे मैं कह रहा हूँ चूंकि फ्लोरीन हाईली बोलो क्या होता है रिएक्टिव, तो आपसे मैं कहूँ उसके साथ कंपाउंड बनाता है, XeF2 बनाता है। बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ, बोलो मैंने कहा XeF4 बनाता है। बोलो मैंने कहा यहाँ पर बोलो Xe आपसे मैं करूँ F6 बनाता है। और जिनोन डाइफ्लोराइड, टेट्रा और हेक्साफ्लोराइड। अक्सर आपको इनका संकरण पूछ लिया जाता है, आपसे मैं को इनकी स्ट्रक्चर्स पूछ ली जाती है। तो बहुत आसान है, मैंने आपको इससे पहले फिजिकल के अंदर सेकंडों में सोल्व करने का एक आपको बताया था आपसे ब्रह्मास्त्र कि बोलो 8 + 2, बोलो आपसे मैं को 1/2 करेंगे तो आपको पता होना चाहिए क्या आएगा, 5 का मतलब sp3d। अगर किसी ने इससे पहले जो मैंने 10 यूनिट फिजिकल का लगभग आप देखोगे तो 1.5 घंटे में मैंने 10 के 10 यूनिट पढ़ा दी है। अगर नहीं पढ़ा तो उसको पढ़ो, तो आपको वो 10 टॉपिक आपका रिवाइज हो जाएंगे। वहाँ पर मैंने बताया कैसे निकालते हैं। जिनोन में आउटर मोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, मोनोवैलेंट कितने हैं, 4। तो आपसे मेरे को कितना हो गया, बोलो यहाँ पर 6 का मतलब संकरण क्या होगा, sp3d2। आपसे मैं करूँ 8 + 6, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ करेंगे तो कितना हो गया, बोलो आपका 7 sp3d2 d3। बात समझ में आए? बोलो तो मेरे कहने का मतलब है आपको ये पता होना चाहिए। उसके अलावा जिनोन जो है कुछ कंपाउंड और बनाता है। बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ O3 ये बनाता है। अदर कंपाउंड ये आपसे मैं कहूँ अदर कंपाउंड एक्चुअली क्या बनते हैं, हाइड्रोलाइसिस से बनते हैं। किससे बनते हैं, हाइड्रोलाइसिस से। ठीक है, तो आपसे मैं कहूँ XeOF2, मैंने कहा Xe, बोलो आपसे मैं कहूँ XeOF4। क्लियर? तो आपसे मैं को इनके बारे में भी आपसे पूछ लिया जाता है। जब भी बोलो आपसे पूर्ण हाइड्रोलाइसिस होगा तो यही बनेगा। आपसे मैं को इनकी संकरण बोलो सब कुछ आप सेकंडों में निकाल सकते हो। जैसे आज मुझे इसका संकरण निकालना है तो आपसे मैं को क्या करूंगा, बोलो बाह्यतम कोष में कितने हैं, बोलो 8 इलेक्ट्रॉन, मोनोवैलेंट है नहीं, पॉजिटिव है नहीं, नेगेटिव है नहीं, काटा और मैंने क्या कर दिया, बोलो sp3
3 कर दिया। क्लियर। और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो आपसे मैं कहूँ क्या होती है, बोलो पिरामिडल होती है। क्या होती है, बोलो पिरामिडल। बात समझ में क्या होती है, बोलो पिरामिडल। क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब आप सेकंडों में चीज़ें निकाल सकते हो। अगर इसका मुझे निकालना है तो मैंने कहा 1/2 8 प्लस ये मोनोवैलेंट नहीं है, केवल हेलोजन का जोड़ूंगा, बोलो 10 का आधा 5, 5 का मतलब sp3d हो गया। अगर मुझे इसका निकालना हो तो 1/2 मैंने कहा 8 प्लस 4 मैंने कहा बोलो 12, 12 का आधा 6 क्या हो गया, sp3d2 हो गया। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, आपको मैंने अच्छे से पी ब्लॉक बता दिया, साथ में आपका जीरो ग्रुप। मैंने क्यों ध्यान दिया जीरो ग्रुप पे, बिकॉज जीरो ग्रुप आपके अलग से सिलेबस में एक टॉपिक है, तो उससे एक क्वेश्चन आपका पक्का आएगा। बात समझ में आए। तो आपको हम अभी क्या क्या स्टडी कर चुके, बोलो पीरियोडिक टेबल बताया, एस ब्लॉक बताया, पी ब्लॉक बताया और जीरो ग्रुप बताया। अब मैं किसकी बात करता हूं, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा बोलो फिफ्थ डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, बोलो डी ब्लॉक आपसे मैं करूं एलिमेंट। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इससे क्वेश्चन आते हैं। बोलो एक तो आएगा, दो भी आ सकते हैं। तो मैंने कहा सबसे पहले इसमें क्या बात पता होनी चाहिए, बोलो आपको मैं कहूं कि अगर पोजीशन की बात करूं तो पोजीशन में आपको पता होना चाहिए कि बोलो आपसे ग्रुप की बात करूं तो ग्रुप आपका 3 to 12। आपसे मैं कह रहा हूं पीरियड की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए 4 to 7। आपसे मैं कह रहा हूं ये इसकी पोजीशन होती है। उसके बाद टोटल एलिमेंट की बात करूं तो डी ब्लॉक के अंदर टोटल एलिमेंट कितने होते हैं, 40 होते हैं। बात समझ में कितने होते हैं, 40 होते हैं, क्योंकि इसमें बोलो 4 सीरीज होती है। एक आपकी बोलो 3D, एक बोलो 4D, एक बोलो 5D और एक क्या होती है 6D सीरीज होती है। क्लियर। जो 3D सीरीज होती है वो स्कैंडियम से चालू होती है और जेडन पे खत्म होती है। जो 4D सीरीज होती है इट्रियम से चालू होती है, कैडमियम पे खत्म होती है। जो 5D सीरीज होती है लैंथेनम से चालू होती है और Hg पर खत्म होती है। और 6D सीरीज जो होती है एक्टिनम से चालू होती है और UUB पर खत्म होती है। तो मेरे कहने का मतलब हर एक सीरीज में 4-10 तत्व, तो टोटल कितने हो गए, बोलो 40। 10 इंटू बोलो 4 इंटू 10 किया तो कितना हो गया, 40 हो गया। बात समझ में आए। उसके बाद मैंने कहा क्या पता होना चाहिए आपको, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आउटर मोस्ट बोलो इलेक्ट्रॉनिक मैंने कहा कॉन्फ़िगरेशन, बहुत सी बार डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया है। तो n-1 बोलो D 1 to 10। आपसे मैं कह रहा हूं मैंने कहा NS 1 to 2। ये किसका होता है, बोलो डी ब्लॉक का होता है। बात समझ में आए। और इसमें भी आपको पता होना चाहिए स्पेशली 3D सीरीज के अंदर, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ सीरीज के अंदर बोलो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक मैंने कहा क्रोमियम का और एक कॉपर का अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जो क्रोमियम होता है उसका मैंने कहा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 बोलो 4s1 3d5। बोलो बात समझ में आए। ओके, अगर आपका 4s2 3d4 करोगे तो क्या होगा, गलत होगा। इसी तरह से कॉपर का भी आपको पता होना चाहिए 4s1 3d10 होता है। आपसे मैं करूं अगर आप 4s2 3d9 करोगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये दो ऐसे हैं 3D सीरीज के जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आपको क्या पता होना चाहिए कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, आपसे मैं करूं एलिमेंट उनको क्या कहते हैं, बोलो संक्रमण तत्व। क्या कहते हैं, बोलो संक्रमण तत्व यानी ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या कहते हैं, बोलो ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं, बिकॉज ये फ्री फॉर्म या आयन फॉर्म किसी न किसी एक फॉर्म में अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन जरूर रखते हैं। क्लियर। लेकिन इसका एक्सेप्शन आपसे मैं कह रहा हूं कि बोलो आपको पता होना चाहिए कि जिंक, कैडमियम, Hg और UUB ये 4 ऐसे तत्व होते हैं जिनको हम असंक्रमण तत्व बोलो क्या कहते हैं, बोलो असंक्रमण धातु या असंक्रमण तत्व कहते हैं, क्योंकि इनमें ना तो फ्री फॉर्म में ना ही आयन फॉर्म में किसी में भी अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है डी ब्लॉक के अंदर सबसे पहले आपको ये 5 पॉइंट याद होने चाहिए और उसके बाद आपको 6 पॉइंट में क्या याद होना चाहिए, इसकी स्पेसिफिक
प्रॉपर्टी। आपसे मेरे को स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की बात करें तो मैंने कहा आपको पता होना चाहिए नंबर 1 ये क्या करता है, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट मेरे कहने का मतलब एक ही एलिमेंट एक से ज्यादा शो करता है। ऑक्सीडेशन स्टेट बहु ऑक्सीकरण अवस्था इसका बोलो मेन स्पेसिफिक गुण है, बहु ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, बात समझ में आए बोलो। Fe होता है तो Fe +2 भी शो करता है, +3 भी करता है। वेनेडियम है तो +2 भी करता है, +3 भी करता है, +4 भी करता है, यानी एक ही एलिमेंट एक से ज्यादा करता है। बट इसके अंदर बोलो जिंक और आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा स्कैंडियम एंड जिंक ऐसे जो हैं वो इसके अपवाद है। बोलो आपसे मैं कहूं क्योंकि स्कैंडियम केवल और केवल +3 करता है और जिंक केवल और केवल +2 ही करता है। बोलो बात समझ में आए। उसके बाद मैंने आपसे कहा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, बोलो 3D सीरीज के अंदर आपको पूछे तो मैंगनीज करता है और कितनी करता है, बोलो +7 करता है। क्लियर बात समझ में। और बोलो ये 3D सीरीज में, और डी ब्लॉक के अंदर ऑस्मियम करता है +8। ये हाईएस्ट इन पीरियड आपका डी ब्लॉक है और ये 3D सीरीज है। क्लियर। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी मैंने कहा कलर्ड आयन। ठीक है, बोलो रंगीन आयन। आपसे मैं कह रहा हूं अक्सर आपको पता होना चाहिए कि डी ब्लॉक तत्व के जो आयन होते हैं वो कैसे आयन होते हैं, बोलो कलर्ड आयन होते हैं। मतलब आपसे मैं कह रहा हूं कलर्ड होने और आपसे कलरलेस होने का क्या क्राइटेरिया है, तो रंगीन कब होंगे, जब उनमें क्या होगा, बोलो अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा। ठीक है, तो वो क्या होंगे, कलर्ड। और मैंने कहा रंगहीन कलरलेस कब होंगे, जब अनपेयर्ड। आपसे मैं को अनपेयर्ड मतलब अयुग्मित, आपसे मैं करूं डी इलेक्ट्रॉन अगर उपस्थित तो बोलो कलर्ड, और आपसे मैं कहूं डी इलेक्ट्रॉन अगर एब्सेंट तो क्या होगा, बोलो कलरलेस। तो क्या होता था पहले तो एग्जामों में यही पूछते थे कि कौन सा कलर्ड डी ब्लॉक आयन है और कौन सा कलरलेस है। बट आजकल क्या है, बोलो आपका कलर भी पूछने लग गए, तो कुछ आपको आयंस का कलर पता होना चाहिए, स्पेसिफिक कलर। तो मैंने कहा आपको, जैसे मैंने कहा कि बोलो मैंगनीज और आपसे मैंने कहा कोबाल्ट, इन दोनों का कलर कैसा होता है, आयन का पिंक होता है। तो आपसे मैं करूं, ये मैं एक ट्रिक बताता हूं, इससे ध्यान रख सकते हो। अक्सर आपने देखा होगा, आप किसी भी लड़की को पूछते हो आपका फेवरेट कलर क्या है, तो ज़्यादातर लड़कियों का फेवरेट कलर गुलाबी पिंक होता है। तो आपसे मैं कह रहा हूं ऐसा क्यों, तो मैंने एक बार पूछा तो लड़की ने मुझे जवाब दिया कि सर बोलो गुलाबी पिंक बोलो मन को अच्छा लगता है। बोलो मैंने कहा गुलाबी जो है, गुलाबी जो है, पिंक जो है, वो क्या बोला, मन को अच्छा लगता है। बोलो मन को अच्छा लगता है। बोलो बात समझ में आए। तो मैंने कहा पिंक कलर किसका होता है, एक होता है बोलो मैंगनीज का और एक होता है बोलो कोबाल्ट का। ध्यान रखना, पूछा जाता है। इसी तरह से मैंने आपसे कहा Fe+2 और Fe+3 दोनों बोलो कलर्ड है, दोनों का रंग अलग होता है। बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ इसका होता है हरा और इसका होता है पीला। और आप जानते हो आज के टाइम में मोदी जी के काल में बोलो नोट कैसे हैं आपके, हरे पीले नोट। आपसे मैं कहूँ हरे पीले नोट। क्लियर। तो आपको हरे पीले से थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद मैंने कहा वेनेडियम+2, बोलो आपसे मैं कहूँ वेनेडियम+3 वेनेडियम +4, तीनों वेनेडियम के आयन है, तीनों का रंग अलग होता है। बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ इसका बैंगनी होता है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ इसका हरा होता है और इसका नीला होता है। तो मेरे कहने में अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसकी मैं ट्रिक बता रहा हूँ। मैंने कहा बोलो बहन, क्या लिखा, बोलो बहन। तो आपसे मैं कहूँ ये तो श्योर है वेनेडियम+2 के बाद +3 +4, बोलो काउंटिंग गिनती तो हम भूलते नहीं है, तो बस काम हो जाएगा। वेनेडियम+2 का कैसा होता है, बोलो बैंगनी। बोलो आपसे मेरे को +3 का कैसा हो जाएगा, हरा, और +4 का कैसा हो जाएगा, बोलो नीला। ये कुछ मैंने ऐसे आयन बताए हैं बोलो डी ब्लॉक के जिनका कलर डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर। और उसके अलावा मैंने कहा कि आपको पता होना चाहिए कॉपर+2 तो क्या होता है, रंगीन होता है, लेकिन कॉपर+2 जो होता है वो ब्लू नीला होता है। इसमें किसी ट्रिक की जरूरत नहीं है। बोलो दुनिया जानती है कॉपर+2 का सॉल्यूशन नीले रंग का होता है। ओके।
तो मैंने कहा प्रॉपर्टी के अंदर एक प्रॉपर्टी क्या पता होनी चाहिए आपको कि बोलो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट, दूसरी प्रॉपर्टी क्या पता होना चाहिए रंगीन आयन, तीसरा क्या होना चाहिए चुंबकीय गुण, ठीक है। बोलो मैग्नेटिक आपसे मेरे को प्रॉपर्टी, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, चुंबकीय गुण, आपसे मैंने कहा चुंबकीय गुण, ये भी डी ब्लॉक का स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। और मैंने कहा इसमें भी क्या है, इफ बोलो अनपेयर्ड, आपसे मैं कहूँ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स अगर उपस्थित है, प्रेजेंट है, तो वो कैसा होगा, बोलो पैरा मैग्नेटिक होगा। कैसा होगा, पैरा मैग्नेटिक, मतलब अणु चुंबकीय होगा, ठीक है, क्या होगा, अणु चुंबकीय। और आपसे मैंने कहा इफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन अगर एब्सेंट होंगे तो वो कैसा होगा, बोलो डाया मैग्नेटिक होगा। क्या होगा, डाया मैग्नेटिक, ठीक है, यानी प्रति आप समय को चुंबकीय बोलो आप समय को होगा। तो चार आयन देके कभी भी पूछा जाए कौन सा पैरामैग्नेटिक है कौन सा डायामैग्नेटिक है, आपको हमेशा निकालना आना चाहिए। और अगर कोई पैरामैग्नेटिक है तो आपसे मैं करूं उसका क्या होता है, बोलो चुंबकीय आघूर्ण होता है। क्या होता है, बोलो चुंबकीय आघूर्ण, क्लियर। और मैंने कहा चुंबकीय आघूर्ण जो होता है बोलो n+2 बोलो रूट बार मैग्नेटॉन, इससे हम निकाल सकते हैं। या n क्या होता है, बोलो नंबर ऑफ अनपेयर्ड बोलो मैंने कहा डी इलेक्ट्रॉन, क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपको लगता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलो आपसे मैं कहूँ एक है तो इस फॉर्मूले को यूज करोगे, बोलो n+2 बोलो रूट, तो आपसे मैं कह रहा हूँ बोर मैग्नेट्रॉन में निकालोगे तो 1+2 का रूट करोगे तो आपको क्या पता चला, ये √3 यानी 1.73। अगर आप 2 करोगे तो आपको पता चला, फॉर्मूले का यूज करोगे 2+2 तो आप समय को 4 और क्या हुआ √8 हुआ। आपको पता अगर √9 होता तो आप क्या निकाल लेते, बोलो 3 कर देते, तो कोई बात नहीं, ये 2.83 कर देता हूं। तो हम जब ये करते हैं तो हमें पता चलता है कि इस फॉर्मूले को कभी यूज करने की जरूरत ही नहीं है। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो पॉइंट समथिंग उतना ही बोर मैग्नेट्रॉन में क्या आएगा, बोलो आपका क्या आएगा, बोलो मैंने कहा मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, चुंबकीय आघूर्ण आएगा। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। मेरे कहने का मतलब है डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं उनकी मेन प्रॉपर्टी मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, बोलो मैंने कहा आपको कलर्ड आयन और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, उसके अलावा इंटरस्टिशियल बोलो अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण, बोलो ये भी इनकी प्रॉपर्टी है। एलोय मिश्र धातु का निर्माण ये भी इनकी प्रॉपर्टी है। बोलो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाना ये भी इनकी प्रॉपर्टी है, क्लियर। तो ये आपको कुछ प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। उसके बाद आपसे मैं कहूँ बात करते हैं अपन एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। एफ ब्लॉक एलिमेंट ऐसा टॉपिक है जिससे भी एक क्वेश्चन 100% आएगा और आपको पता होना चाहिए। इनके लिए भी पहला पॉइंट अगर हम पोजीशन की बात करें तो बोलो ग्रुप आपको पता होना चाहिए, एफ ब्लॉक एलिमेंट थर्ड बोलो ग्रुप के अंदर है। और अगर पीरियड की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए 6 और 7 पीरियड के अंदर बोलो कौन है, बोलो एफ ब्लॉक एलिमेंट है। बात समझ में आए। उसके बाद आपसे मैं कहूँ आउटर मॉस अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो n-2 मैंने कहा F1 to 14 बोलो n- आपसे मैं कहूँ 1 बोलो D0 से 1 ns2, ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। जहां पर n जो है वो या तो 6 हो सकता है या 7 हो सकता है। अगर 6 होगा तो 4f हो जाएगा और 7 होगा तो 5f हो जाएगा। इसका मतलब इसमें दो सीरीज होती है, एक होती है बोलो 4f और एक होती है 5f। जो 4f होती है उसको हम ln यानी लेंथेनॉइड श्रेणी कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं, लेंथेनॉइड आप समय को श्रेणी। और अगर मैं आपसे कहूँ 5f होता है तो उसको an कहते हैं, मतलब एक्टिनॉइड आप समय कह रहा हूँ श्रेणी। ओके, तो अल्टीमेटली आपसे इस टॉपिक के अंदर आपको क्या पता होना चाहिए, 4f श्रेणी और 5f श्रेणी के अंदर अंतर पता होना चाहिए, लेंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, बोलो लेंथेनाइड श्रेणी जो है वो मैंने आपसे कहा बोलो लेंथेनम, ये सीरियम, ये बोलो प्रोमीथियम और ये मैंने कहा बोलो ल्यूटेशियम, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है ये 57 होता है, ये 58 होता है, ये 70
61 होता है। यानी ये आपसे मैं करूं लेंथेनाइड श्रेणी है जिसमें प्रोमीथियम 61 को मैंने हाईलाइट किया है। ये टोटल कितने तत्व होते हैं बोलो? 14 तत्व होते हैं। लेंथेनाइड बोलो एक डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है जिसने अपने बोलो आपसे मैं कह रहा हूं ग्रुप के अंदर इन 14 तत्वों को रखा, इसलिए श्रेणी का नाम क्या होता है? लेंथेनाइड होता है। इसी तरह से मैंने कहा एक्टिनाइड में क्या पता होना चाहिए? ये 89 आप समय को ये बोलो थोरियम 90 और मैंने कहा बोलो लॉरेंशियम 103। तो मेरे कहने का मतलब है ये यूरेनियम 92। बोलो मैंने यूरेनियम और प्रोमीथियम को हाईलाइट किया बोलो इसलिए कि अभी आपको समझ में आएगा। और अगेन ये क्या होते हैं? 14 तत्व होते हैं बोलो जिसको हम एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं। एक्टिनाइड तो डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। इन 14 तत्वों को इन्होंने अपने बोलो ग्रुप में रखा, इसलिए इस श्रेणी का नाम एक्टिनाइड होता है। बात समझ में आए बोलो? इसका मतलब लेंथेनाइड श्रेणी का पहला तत्व कौन होता है? तो बोलो सीरियम होता है। और आप सब इसका पहला तत्व कौन होता है? तो थोरियम होता है। बात समझ में आए? उसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए कि 4f श्रेणी या लेंथेनाइड श्रेणी में ओनली केवल बोलो प्रोमीथियम मैंने कहा 61 यही क्या होता है? रेडियो एक्टिव होता है। क्या होता है? रेडियो एक्टिव। क्लियर? और इधर क्या होता है? ऑल आपसे मैं कह रहा हूं आर रेडियो एक्टिव। सभी बोलो तत्व क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं। क्लियर? इसलिए मैंने प्रोमीथियम 61 को हाईलाइट किया। उसके बाद मैंने कहा कि जो 4f श्रेणी है बोलो आपसे मैं कह रहा हूं उनमें क्या होता है? पेरा मैंने कहा यूरेनियम बोलो एलिमेंट आपसे मैं कह रहा हूं क्या होते हैं? बोलो एब्सेंट होते हैं। क्लियर? जबकि इधर क्या बता रहा हूं कि 5f श्रेणी के अंदर पेरा यूरेनियम एलिमेंट क्या होते हैं? बोलो प्रेजेंट होते हैं। बोलो आपसे मैं को उपस्थित। और होते कौन है? यूरेनियम 92 के बाद आने आपसे मैं को वाले सभी तत्व मैंने कहा कृत्रिम आपसे मैं कह रहा हूं तथा मानव निर्मित बोलो मानव निर्मित आपसे मैं कह रहा हूं है जिनको हम क्या कहते हैं? पेरा यूरेनियम एलिमेंट। यूरेनियम के बाद वाले तो इसलिए पेरा यूरेनियम कहते हैं। क्लियर? उसके अलावा मैंने आपसे कहा कि बोलो 4th पॉइंट और क्या पता होना चाहिए इसी बोलो श्रेणी के अंदर। तो मैंने आपसे कहा कि बोलो आपको 4th पॉइंट ये पता होना चाहिए कि इनकी जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्लियर क्या होती है? बोलो +3। और अदर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो होती है +2 और +4। और आपसे मैं करूं 4f 5f श्रेणी की भी स्टेबल आपसे मैं कहूं ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो तो +3 ही होती है, लेकिन आपसे मैं कहूं अदर जो होती है वो ज़्यादा होती है +2 +4 +5 +6 +7 इतनी सारी होती है। क्लियर? इससे मुझे पता चलता है कि जो आपका 4f श्रेणी के तत्व है, लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व है, उनमें संकुल बनाने की प्रवृत्ति क्या होती है? कम होती है। ठीक है? संकुल बोलो प्रवृत्ति क्या होती है? कम। और आप समय को इधर क्या होती है? बोलो ज़्यादा होती है। क्या होती है? ज़्यादा होती है। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब ये मैंने आपको कुछ बोलो बातें बताई। और उसके अलावा एक स्पेशल नोट कि जो लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व होते हैं, लेंथेनॉइड आप समय करो श्रेणी बोलो के बोलो तत्वों आप समय करो की मिश्र धातु बोलो एलोई। मिश्र धातु मतलब क्या? बोलो एलोई को आप समय को मिश्र धातु ठीक है बोलो कहते हैं। तो अक्सर ये आरपीएससी में क्वेश्चन बोलो आ जाता है कि मिश्र धातु किसकी एलोई होती है? तो लेंथेनॉइड श्रेणी के तत्वों की होती है। उसके अलावा मेरे कहने का मतलब है दोस्तों आपको लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के अंदर तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए, उससे भी क्वेश्चन आता है। बाकी अंतर मैंने आपको बता दिया। तो हमने अभी पीरियोडिक टेबल देखा, एस ब्लॉक पढ़ा, पी ब्लॉक पढ़ा, आप समय को 0 ग्रुप पढ़ा, डी ब्लॉक पढ़ा, एफ ब्लॉक पढ़ा। यानी इनऑर्गेनिक का एक बार हमने बोलो आप समय को इतना बेस बनाया है। क्लियर? अच्छा, अब आपसे मैं कह रहा हूं इनऑर्गेनिक के अंदर अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारा चैप्टर होता है बोलो रेडॉक्स।
क्या होता है बोलो, मैंने कहा रेडॉक्स। ऐसा जनरल चैप्टर जिससे क्वेश्चन आ जाता है, और इसमें स्पेशली आपको क्या पता होना चाहिए, ऑक्सीडेशन आपसे मेरे को नंबर, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना आना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है आपको कोई भी एलिमेंट दिया जा सकता है, जैसे आपको H2SO4 दिया और मैंने कहा का ऑक्सीडेशन नंबर, बोलो आपसे मैं कहूँ क्या होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ किसका निकालना है, सल्फर का। बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ मैं सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो जिसका हमें पता है हाइड्रोजन का +1 होता है, जिसका ज्ञात करना होता है उसका x करते हैं, और ऑक्सीजन का बोलो जनरली क्या होता है, एक ऑक्सीजन का -2 होता है। तो आपसे मैं करूँ बोलो ऑल ओवर ये कंपाउंड न्यूट्रल है, तो इजिकल टू 0 कर दिया, बस सोल्व कर लो। आपसे मैं करूँ +2 x - 8 इजिकल टू 0, x - 6 इजिकल टू 0, x इजिकल टू +6। क्लियर। तो एक तो आपसे मेरे को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर में भी आपको मैं क्या बता रहा हूँ, थोड़े रूल क्लियर होने चाहिए कि बोलो आपसे मेरे को रूल के अंदर पहला क्या है कि जो फर्स्ट ग्रुप है, आपसे मैं कहूँ फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट, आपसे मैं कह रहा हूँ के जो एलिमेंट है, ओके, तत्वों का किसी भी यौगिक, किसी भी बोलो यौगिक के अंदर, आप समय को यौगिक में मैंने कहा ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होता है, +1 होता है, ठीक है। तो आप समय को जैसे NaCl है, तो NaCl में Na क्या होगा, +1 होगा। ऐसे ही मैंने कहा जो सेकंड ग्रुप है, बोलो आप समय कह रहा हूँ उनका किसी यौगिक में, बोलो किसी यौगिक में, बोलो मैंने कहा हमेशा क्या होता है, बोलो +2 होता है। क्लियर। इसी तरह से जैसे मैंने कहा MgCl2 है, तो MgCl2 में Mg का तो क्या होगा, हमेशा +2 होगा। मैंने कहा फ्लोरीन का किसी भी बोलो आपसे मैं को यौगिक, ठीक है, किसी भी कंपाउंड बोलो आपसे मैं करूँ में हमेशा क्या होता है, बोलो -1 होता है। क्या होता है, बोलो -1। ये 3 रूल ऐसे हैं जिनमें हमेशा ऑलवेज फिक्स होता है। क्लियर। अब मैंने आपसे कहा कि अक्सर मैंने देखा है सेकंड ग्रेड के अंदर आपको किन का ऑक्सीडेशन पूछा जाता है, तो मैंने कहा आपको पूछते हैं OF2 का पूछते हैं। बोलो आपसे मैं कहूँ आपको KO2 का पूछते हैं, आपसे मैंने कहा बोलो आपसे H2O2 का पूछते हैं, बोलो Na2O2 का पूछते हैं, बोलो आपसे मेरे को इनका ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाता है। तो आपसे मैं करूँ आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे OF2 का पूछा है, बात समझ ना, तो आपको किसका निकालना है, बोलो आपसे मेरे को ऑक्सीजन का निकालना है। क्लियर। तो आपसे मेरे को आपको जिसका फाइंड आउट करना है उसका क्या करोगे, x करोगे। अभी मैंने बताया फ्लोरीन का हमेशा किसी भी तत्व के अंदर, किसी भी यौगिक के अंदर क्या होता है, -1। तो x - 2 इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू +2 आ गया। जनरली ऑक्सीजन का सभी कंपाउंड में क्या होता है, -2 होता है, लेकिन मैं कुछ ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं जिनमें बोलो अलग आता है। तो याद करने की जरूरत नहीं, लॉजिक से आ रहा है। KO2 के अंदर करना है तो बोलो पोटेशियम का, तो अभी बताया किसी भी कंपाउंड में +1 होता है। बस फिर आप क्या करोगे, जिसका फाइंड आउट करना है उसका क्या करोगे, आपसे मैं कह रहा हूँ बोलो x बनाओगे, और आपसे मेरे को 2 ऑक्सीजन है तो 2x कर दिया, ऑल ओवर न्यूट्रल है तो 0 कर दिया। इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, -1 और x इजिकल टू -½ आ जाएगा। क्लियर। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 का करोगे तो मेरे कहना मतलब हाइड्रोजन का +1 और जिसका ज्ञात करना x इजिकल टू 0, तो 2x इजिकल टू -2, तो x इजिकल टू -2 डिवाइड बाई 2, x इजिकल टू क्या आ गया, -1। इसलिए कहा जाता है पेरोक्साइड सभी कंपाउंड में हमेशा ऑक्सीजन का बोलो एक ऑक्सीजन का -1 होता है। इसका करोगे तो मैंने कहा सोडियम का तो +1, बोलो ऑक्सीजन का ज्ञात करना है, बोलो 2 है ऑक्सीजन तो 2x इजिकल टू 0, तो 2x इजिकल टू -2, x इजिकल टू -1। मेरे कहने का मतलब है आप इनमें देखोगे तो ऑक्सीजन का किसी में भी -2 नहीं आया, इसीलिए एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर। अच्छा, उसके बाद मैं आपसे कहूँ रेडॉक्स के अंदर रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, तो आपसे मैं कहूँ रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है जिसमें क्या हो, बोलो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, बोलो दोनों आपसे मैं को हो। क्लियर। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, आपसे मैं कह रहा हूँ CuSO4 + Fe, और मैंने कहा FeSO4 और CO। क्लियर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कॉपर का कितना है +2, यहाँ पर कितना है 0, यहाँ पर
आयरन का कितना है 0, क्योंकि जो मुक्त होते हैं उन सबका 0 होता है, और यहाँ पर +2। इसका मतलब यहाँ पर इसका क्या हुआ है बोलो, रिडक्शन हुआ है। क्लियर। और आप समय को यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो मेरे कहने का मतलब है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है उन्हें हम कैसी अभिक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर। और रेडॉक्स में आपको कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए बैलेंसिंग का तो वो तो बहुत आसान होते हैं, 4 ऑप्शन से आप बोलो करके कर सकते हो। बात समझ में आए तो आपको ये टॉपिक भी समझ में आया होगा। उसके बाद हम लेते हैं पॉलीमर। मैंने कहा वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर। छोटा टॉपिक लेकिन पक्का क्वेश्चन आता है। पॉलीमर के अंदर आपको कुछ ऐसे बोलो पॉलीमर जिनके मोनोमर याद होने चाहिए, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे मैंने कहा पॉलीथीन। क्लियर। तो पॉलीथीन आपसे मैं कह रहा हूँ इसका मोनोमर कौन होता है बोलो, एक तरफ में पॉलीमर और एक तरफ में मोनोमर बता रहा हूं। इसका कौन होता है CH2 CH2। ये N लेते हैं तो पॉलीमर बोलो पॉलीथीन बन जाता है। क्लियर। मैंने कहा PVC बोलो पॉलीवाइनिल क्लोराइड, इसका मोनोमर क्या होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और मैंने कहा Cl यानी वाइनिल आप समय को क्लोराइड जो होता है वो आप समय करो इसका क्या होता है, ये पॉलीमर होता है बोलो PVC। मैंने कहा PAN पॉली एक्रिलोनाइट्राइल बोलो इसी को ऑर्लोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्लोन। आप समय को इसका मोनोमर क्या होता है CH2 CH2 और मैंने कहा CN। ठीक है। इसी तरह से मैंने कहा आपको पॉलीस्टाइरीन बोलो पॉलीस्टाइरीन आपसे मैं कह रहा हूं आपको बोलो पूछा जाए तो मैंने कहा आपको ये जो मैंने लिखा है दिस वन इज आपसे मेरे को स्टाइरीन, ये क्या होता है बोलो स्टाइरीन। तो अगर हम इसके N ले लेंगे तो क्या बन जाएगा पॉलीस्टाइरीन। इसका यूज बेबी फीडिंग बोतल बनाने में किया जाता है। बोलो अक्सर पूछ लिया जाता है बेबी फीडिंग बोतल बनाने में किसका किया जाता है बोलो पॉली, मैंने कहा पॉलीस्टाइरीन का यूज किया जाता है। क्लियर। नंबर 5 की बात करूं तो मैंने कहा आपको टेफ्लॉन पता होना चाहिए। मतलब मैं वो सारे पॉलीमर बता रहा हूं जो एग्जाम देने जाओ तो आपको याद होने चाहिए, उन्हीं से क्वेश्चन आएगा। तो आप समय को CF2 डबल बॉन्ड CF2 आप समय को इसके बना होता है टेफ्लॉन। उसके बाद मैंने आपको कहा कि आपको नाइलॉन 66 पता होना चाहिए, इसके मोनोमर क्या होते हैं तो मैंने कहा हेक्सामेथिलीन बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ मैथिलीन बोलो आपसे मैं हेक्सामेथिलीन डाइएमीन बोलो हेक्सामेथिलीन डाइएमीन बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ मैंने कहा नाइलॉन 66 हेक्सामेथिलीन डाइएमीन प्लस एडेपिक एसिड बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ एडेपिक एसिड। क्लियर। तो आपसे इसमें भी कार्बन की संख्या बोलो 6, इसमें भी कार्बन की संख्या 6, इसलिए ये क्या होता है नाइलॉन 66। ये कैसा होता है बोलो पॉलीएमाइड आप समय कौन टाइप का क्या होता है पॉलीमर होता है। क्लियर। बोलो बात समझ में आए। उसके बाद मैंने कहा आपको क्या याद होना चाहिए बेकेलाइट, अक्सर एग्जाम में आ जाता है। तो बेकेलाइट जो होता है वो एक रेजिन होता है और आप समय करो इसके अंदर जो मोनोमर होते हैं वो एक तो होता है बोलो फिनॉल और आप समय को क्या होता है बोलो फिनॉल और एक होता है बोलो फॉर्मल्डिहाइड आप समय को फॉर्मल्डिहाइड आप समय कह मतलब होता है एक तो होता है बोलो फिनॉल और एक कौन होता है बोलो फॉर्मल्डिहाइड। जब हम इनके N लेते हैं तो रेजिन बनता है जिसको हम बेकेलाइट कहते हैं। स्विच वगैरह बोलो इसी के कॉम्ब वगैरह इसी के बनाए जाते हैं। उसके बाद नंबर 8 की बात करूं तो मैंने कहा डेक्रोन नाम सुना होगा या इसी को बोलते हैं टेरिलीन। क्लियर। टेरिलीन डेक्रोन एक ही बात है। आपसे मैं कहूँ डेक्रोन बोलूं या टेरिलीन, ये बोलो आपका पॉलीएस्टर टाइप का क्या होता है पॉलीमर होता है। पॉली आपसे मैं कहूँ एस्टर पॉलीमर होता है। क्लियर। और मैंने कहा अगर इसके मोनोमर की बात करूं तो इसके मोनोमर जो होते हैं आपसे मैं को मोनोमर कौन कौन होते हैं, एक तो इथाइलिन ग्लाइकोल बोलो मैंने कहा इथाइलिन बोलो ग्लाइकोल इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस आपसे मैं कह रहा हूं मैंने कहा टर्पथैलिक एसिड टर्प बोलो थैलिक आपसे मैं कहूँ एसिड बोलो कौन होते हैं, एक मैंने कहा इथाइलिन बोलो ग्लाइकोल बोलो इथाइलिन ग्लाइकोल आपसे
मेरे को इथाइलिन ग्लाइकोल CH2OH और CH2OH। क्लियर, इसके n मोल लेते हैं। और मैंने कहा टरथेलिक एसिड, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ Kb क्या लेते हैं, बोलो n मोल लेते हैं। तो हमारा क्या बनता है, डेक्रोन बनता है। और डेक्रोन को ही टेरिलीन कहते हैं। एक एल्कोहल और एसिड तो एस्टर ही बनेगा। क्लियर, लेकिन इसी का जैसा मिलता हुआ एक और है, बोलो जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है, वो है ग्लिप्टेल। बोलो क्या है, बोलो ग्लिप्टेल। आपसे मैं कह रहा हूँ ग्लिप्टेल, बोलो इसलिए पूछ लिया जाता है क्योंकि इसके जो मोनोमर होते हैं, बोलो इसके जो मोनोमर होते हैं वो भी सेम, बोलो मैंने कहा इथाइलिन, बोलो ग्लाइकोल, आपसे मैं कह रहा हूँ प्लस मैंने कहा थैलिक एसिड होता है। क्या होता है, बोलो थैलिक अम्ल। आपसे मैं कह रहा हूँ थैलिक अम्ल। तो थैलिक अम्ल और टरथेलिक एसिड में किस बात का अंतर है, तो मैंने कहा जो थैलिक एसिड होता है उसमें दोनों COH बोलो पास पास होते हैं। क्लियर, और इसमें अपोजिट होते हैं। बात समझ में आए, ओके। तो आपसे मेरे को इसके अलावा नंबर 10 बोलो क्या याद होना चाहिए, मैंने कहा रबड़। क्लियर, तो मैंने कहा रबड़ के अंदर एक होता है बोलो नेचुरल रबड़ और एक होता है बोलो आर्टिफिशियल रबड़। ठीक है, बोलो मैंने कहा नेचुरल और आर्टिफिशियल। क्लियर, नेचुरल रबड़ का तो एग्जाम्पल दुनिया जानती है, पोली आपसे मेरे को आइसोप्रीन। बोलो क्या होता है, पोली आइसोप्रीन। आपसे मेरे को पोली आइसोप्रीन क्या होता है, बोलो पोली आइसोप्रीन। और मैंने कहा जो आर्टिफिशियल रबड़ के 3 एग्जाम्पल होते हैं, एक नियोप्रीन, आपसे मैं कह रहा हूँ मैंने कहा एक बूना, मैंने कहा S, और एक क्या होता है बूना N। क्लियर, तो मेरे कहने का मतलब नियोप्रीन जो होता है वो आपसे मैं करूँ 2 क्लोरो 1,4 आपसे मैं करूँ ब्यूटाडाइन से मिलकर बना होता है। बोलो आपसे मैं कहूँ 2 क्लोरो 1,4 1,3 ब्यूटाडाइन, इसके N से मिलकर बना होता है। बूना S और बूना N, बोलो बूना S जो होता है वो 1 आपसे मैं कहूँ 3 बोलो डाई ब्यूटाडाइन, मतलब आपसे मैं कहूँ इससे प्लस S का मतलब क्या, बोलो स्टाइरीन से मिलकर बना होता है। और जो आपका बूना N है वो आपसे मैं कहूँ 1,3 बोलो ब्यूटाडाइन प्लस बोलो आपसे मैं कहूँ एक्रिलो नाइट्राइल CH2 और मैंने कहा CN, इससे मिलकर बना होता है। तो आपसे मैं करूँ जो नेचुरल रबड़, आपसे मैं करूँ ये क्या है आर्टिफिशियल रबड़। और आपसे मैं करूँ नेचुरल रबड़ में जो आपकी इलास्टिसिटी का गुण थोड़ा कम होता है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसकी सल्फर से अभिक्रिया करानी पड़ती है। बोलो बात समझ में, जिसको वल्कनीकरण कहते हैं। क्लियर, तो मैंने आपको 10 पॉइंट के अंदर पूरा पॉलीमर पढ़ा दिया। अगर ये 10 आपको याद है, इससे बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है, बिकॉज ये मेरा एक्सपीरियंस है इतने सालों का कि मैं जानता हूं किस टॉपिक में एग्जामिनर क्या पूछ सकता है। बोलो बात समझ रहे ना, मैंने आपको कहा पॉलीमर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने सारे पॉलीमर जो पूछ सकते हैं उनके आपको मोनोमर बताया। क्लियर, उसके बाद अपन बात करते हैं, मैंने कहा केमिस्ट्री इन, बोलो आपसे मैं कहूँ एवरीडे लाइफ। टॉपिक क्या है, बोलो दैनिक जीवन में रसायन। ठीक है, दैनिक मैंने कहा जीवन में रसायन। ठीक है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बोलो आपसे मैं कहूँ केमिस्ट्री, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ इन, बोलो एवरीडे लाइफ। क्लियर, और ये टॉपिक आज के टाइम में इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि इससे 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, और क्वेश्चन भी फिक्स है आपके ड्रग्स से आएंगे। किससे आएंगे, बोलो ड्रग्स से। ड्रग्स के अंदर मैंने कहा आपको क्या पता होना चाहिए, एक तो आपको एंटा एसिड पूछ लेता है, तो एंटा एसिड में आपको पता होना चाहिए कि बोलो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपसे मैं कह रहा हूँ जो AMgOH2 है वो भी इसी का एग्जाम्पल है। बोलो मैंने कहा बोलो रेनिटिडीन जो है, रेनिटिडीन बोलो आप सब सेमीटिडीन जिसको आप रेंटेक कहते हो, वो सब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, आमाशय में बढ़े हुए HCl को कम करता है। उसके बाद आपको नंबर 2 आपसे मेरे को एंटी हिस्टामीन पता होना चाहिए। एंटा हिस्टामीन आपको पता होना चाहिए। हमारे बोलो आपसे मैं कहूँ शरीर के अंदर एक मास सेल होती है, बोलो आपसे मैं कहूँ जो क्या करती है हिस्टामीन का स्रावित करती है। जब भी बॉडी
बॉडी में कौन जाते हैं, कोई एलर्जन जाते हैं, तो हम परेशान हो जाते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें क्या देता है, एंटीहिस्टामिन देता है, जिसके एग्जांपल में क्लोरफेनेरामीन, क्लोर आपसे मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा क्लोरफेनेरामीन, आपसे मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा प्रोमेथा, प्रो आपसे मैं कह रहा हूँ मेथा, बोलो जीन, ये कुछ एग्जाम्पल है, बोलो आपसे मैं करूँ किसके, बोलो एंटीहिस्टामिन का। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट एंटी पायरेटिक, एंटी पायरेटिक का मतलब प्रति, बोलो आपसे मैं को ज्वर, बोलो आपसे मैं को प्रति ज्वर या ज्वर नासी, क्लियर। और इसका तो बेस्ट एग्जांपल है पेनिसिलिन, कौन है, बोलो सॉरी बेस्ट एग्जांपल क्या है, पैरासीटामोल, क्या है, बोलो पैरासीटामोल, आपसे पूरा वर्ल्ड वाइज यही चलता है जो आपका दिया जाता है, पैरासीटामोल, क्लियर। क्या होता है, एंटीपायरेटिक। उसके बाद मैंने आपसे कहा नंबर 4 क्या, बोलो एनाल्जेसिक, क्या बोल रहा हूँ मैं, बोलो एनाल्जेसिक, बोलो तो रोग, बोलो दर्द निवारक, ठीक है, बोलो मैंने कहा दर्द निवारक, तो आपसे मैं कह रहा हूँ दर्द निवारक के अंदर, बोलो आपसे मैं कहूँ एक तो आती है नॉन नारकोटिक, ठीक है, और एक आती है बोलो नारकोटिक, ठीक है। जो नारकोटिक एनाल्जेसिक आती है, बोलो तीव्र दर्द, सीवियर पेन में बोलो दी जाती है, जिसका बेस्ट एग्जांपल है मॉर्फिन, कौन है, बोलो मॉर्फिन। बाकी नॉन नारकोटिक कब दी जाती है, माइल्ड पेन, ठीक है, माइल्ड पेन होता है, हल्का दर्द होता है तो दी जाती है, जिसका एग्जांपल डाइक्लो, आपसे मैं करूँ फेनिक, मैंने कहा सोडियम, डाइक्लोफेनिक सोडियम होता है, बोलो मैंने कहा आइबुप्रोफेन होता है, बोलो मैंने कहा न्यूमुसिलाइड होता है, न्यूमू आपसे मैं कहूँ स्लाइड होता है, ये कुछ मैंने एग्जाम्पल बताए, फेनिसिटीन होता है, ये नॉन नारकोटिक बोलो के हैं, क्लियर। इनको लेने से क्या होता है, आप एडिक्टिव नहीं होते, आदत नहीं बनती है, इनको लेने से क्या होता है, आदत बन जाती है, क्लियर। उसके बाद मैंने कहा वेरी इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक, ठीक है, एंटीबायोटिक लगभग इसी से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, बोलो प्रतिजैविक। आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि 1929 में बोलो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है, बोलो आपसे मैं करूँ ने, बोलो मैंने कहा पेनिसिलिन नोटेटम, ठीक है, पेनिसिलिन नोटेटम, बोलो नोटेटम, बोलो कवक, आपसे मैं करूँ कवक से, बोलो कवक से फर्स्ट मैंने कहा एंटीबायोटिक, बोलो एंटीबायोटिक, बोलो डिस्कवर की, बोलो डिस्कवर आपसे मैं कह रहा हूँ कि जिसका नाम क्या रखा, बोलो पेनिसिलिन रखा, क्या रखा, बोलो पेनिसिलिन, क्लियर। तो ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बाकी एंटीबायोटिक ऐसी केमिकल होते हैं जो माइक्रोब्स से ही प्राप्त किए जाते हैं और माइक्रोब्स पे ही वर्क करते हैं। उसके बाद आपको मैंने कहा क्लासिफिकेशन के अंदर 2 तरह के क्लासिफिकेशन पता होने चाहिए, एक आपसे मैं कह रहा हूँ बैक्टीरियो, बोलो स्टैटिक, बोलो मैंने कहा, और एक होती है बैक्टीरियोसीडल, ठीक है, बैक्टीरियो आपसे मैं कहूँ सीडल, मतलब कुछ एंटीबायोटिक जीवाणु, मैंने कहा जीवाणु रोधी होती है और कुछ जीवाणु नाशी होती है, क्या होती है, जीवाणु नाशी होती है। तो मेरे कहने का मतलब है ये क्या करती है, ग्रोथ को कम करती है, ठीक है, ग्रोथ डिक्रीज करती है, और ये तो क्या करती है, बोलो किल करती है। बोलो बात समझ में। मेन चीज़ क्या है, एग्जाम्पल, बोलो मैंने कहा आपके एग्जाम में क्या आ जाता है कि कौन सी बैक्टीरियोस्टैटिक है और बैक्टीरियोसीडल है, तो मैं एक ट्रिक बताता हूँ, उसको याद रखो, आपका काम हो जाएगा। बोलो मैंने कहा स्टैटिक से, बोलो याद आया आपसे मेरे को पढ़ो ऐसा कि आप सेलेक्ट ही हो, तो मैंने कहा सेलेक्ट के अंदर एस का मतलब क्या बता रहा हूँ, सल्फा ड्रग्स, ठीक है, बोलो सल्फर ड्रग्स। ई का मतलब क्या होता है, इरिथ्रोमाइसिन, मैंने कहा माइसिन, क्लियर। बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ, बोलो ई का मतलब इथैम्ब्यूटॉल, बोलो बोलो टॉल, क्लियर। मैंने कहा बोलो आपको सी का मतलब क्लोरेमफेनिकॉल, बोलो फेनिकॉल, आपसे मैं करूँ, और टी का मतलब टेट्रासाइक्लिन, ठीक है,
टेट्रा आपसे मैं कहूँ साइक्लिन, ठीक है। तो ये जो होती है वो कुछ फेमस बैक्टीरियोस्टैटिक है। बाकी आपको नाम मिले कुछ भी, पेनिसिलिन मिल गया, कुछ भी मिलता है, वो क्या बोलता है, बैक्टीरियोसीडल होता है। अभी फर्स्ट ग्रेड में भी 2-3 क्वेश्चन आ गए थे, तो आपको याद होना चाहिए, इनके याद रखो, रिमेनिंग ये हो जाएगा। और दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है बोलो, एक मैंने कहा विस्तृत स्पेक्ट्रम, बोलो आपसे मैं कहूँ विस्तृत स्पेक्ट्रम, और एक होता है बोलो संकीर्ण आपसे मैं कहूँ स्पेक्ट्रम, ठीक है। संकीर्ण स्पेक्ट्रम बोलो एंटीबायोटिक, बोले तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ, और एक कौन सी होती है बोलो नैरो स्पेक्ट्रम, ठीक है। क्या होती है बोलो नैरो स्पेक्ट्रम। बात समझ में आए बोलो। तो आपको क्या पता होना चाहिए, ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब होता है जो बोलो ग्राम मैंने कहा पॉजिटिव, बोलो ग्राम नेगेटिव, बोलो सभी बैक्टीरिया आपसे मैं कह रहा हूँ ग्राम नेगेटिव, बोलो सभी बैक्टीरिया, बोलो बैक्टीरिया पर क्या करती है बोलो वर्क, बात समझ में, उनको खत्म करती है। और ये जो होती है या तो मैंने कहा बोलो ग्राम मैंने कहा पॉजिटिव, या बोलो किस पे करती है बोलो ग्राम नेगेटिव। क्लियर। इसका मतलब ब्रॉड स्पेक्ट्रम बोलो आपको एग्जाम्पल याद होने चाहिए, ये कम होती है, जो कम होती है उनको याद रख लो, रिमेनिंग ये हो जाएगी। तो मैंने कहा ब्रॉड स्पेक्ट्रम कौन होती है, एक होती है टेट्रा साइक्लिन, ठीक है। बोलो आपसे मैं कहूँ एक होती है क्लोरेम, बोलो क्लोरेम फेनिकोल, ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों, आपसे मैं कहूँ इधर पेनिसिलिन जी, बोलो पेनिसिलिन जी जो है वो मैंने कहा नैरो स्पेक्ट्रम है, लेकिन आपसे मैं को पेनिसिलिन के जो 2 डेरिवेटिव है जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा चलते हैं, एक आपसे मैं को एम्पीसिलिन, बोलो एम्पीसिलिन, और आपसे मैं को एक एमॉक्सीसिलिन, ठीक है, एमॉक्सीसिलिन। ये 2 जो है वो इसके डेरिवेटिव है, लेकिन वो दोनों कैसे हैं बोलो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। बात समझ में आए तो थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए। तो मैंने आपको ये कुछ ड्रग्स भी आपको क्लियर कर दी जहां से क्वेश्चन आता है, और उसके बाद आपसे मेरे को एक लास्ट एक और टॉपिक जिसका नाम क्या है बोलो सरफेस बोलो केमिस्ट्री, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री आपसे मैं करूं मतलब पृष्ठीय रसायन, ठीक है, पृष्ठीय रसायन। आपसे मैं कहूँ पृष्ठीय रसायन सरफेस केमिस्ट्री की बात करें तो आपसे मैं करूँ आपके टॉपिक में 3 चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन आता है। एक है अधिशोषण, अधिशोषण बोलो, एक है आपसे मैं को उत्प्रेरक, बोलो एक है आपका कोलाइड, ठीक है। और आपसे मैं को अभी तक का रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बोलो एक आता है तो कोलाइड से आता है। किससे आता है बोलो कोलाइड से। लेकिन हमें बोलो ये क्या होता है बोलो कैटेलिस्ट, ठीक है, और ये क्या होता है बोलो एडजॉर्प्शन। क्या होता है बोलो आप समय को एडजॉर्प्शन। तो आपको मैं ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ क्या किसमें याद रखना है। पहले ही बात करते हैं अधिशोषण की। किसकी बात करते हैं बोलो अधिशोषण, ठीक है। तो अधिशोषण मतलब एडजॉर्प्शन। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये एक सरफेस फिनोमिना, सतही घटना है। क्या है बोलो बोलो सरफेस फिनोमिना है। क्या है बोलो मैंने कहा बोलो सरफेस, बोलो सरफेस फिनोमिना। क्लियर। सबसे पहली बात तो ये पता होनी चाहिए। क्लियर। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि बोलो ये जो है बोलो एक्सोथर्मिक, कुछ नहीं कहे तो आपको पता होना चाहिए एक्सोथर्मिक मतलब डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है नेगेटिव। क्लियर। उसके बाद आपसे मैंने कहा 2 प्रकार, इसके 2 टाइप है। एक बोलो मैंने कहा कौन सा है भौतिक अधिशोषण, ठीक है, बोलो क्या है भौतिक अधिशोषण। और एक क्या होता है बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ रासायनिक अधिशोषण, ठीक है। बोलो मैंने कहा केमिकल एडजॉर्प्शन और फिजिकल एडजॉर्प्शन, ठीक है। बोलो मैंने कहा एक क्या बता रहा हूँ मैं बोलो आपको फिजिकल एडजॉर्प्शन, और एक क्या बता रहा हूँ आपको केमिकल एडजॉर्प्शन। मेरे कहने का मतलब इसके अंदर बोलो आपको पता होना चाहिए दुर्बल क्या होता है वांडर वाल आपसे मैं को बंद, ठीक है। बोलो दुर्बल मैंने कहा वीक क्या होता है वांडर वाल बंद, जबकि इसके अंदर बोलो आपका क्या होता है बोलो रासायनिक बंद, ठीक है, रासायनिक बंद आपसे मैं कह रहा हूं। तो इसका मतलब हुआ इसका स्थायित्व क्या होगा बोलो
कम होगा, आपसे मैं कह रहा हूं इसका क्या होगा, बोलो ज़्यादा होगा, ठीक है, अधिक होगा। आपसे मैं कह रहा हूं ये जो होगी वो रिवर्सिबल होगी, उत्क्रमणीय होगी, और ये क्या होगी, बोलो इरिवर्सिबल होगी, ठीक है, इरिवर्सिबल होगी। आपसे मैं को इसमें क्या होगा, मल्टीपल लेयर होगी, बोलो मल्टीपल लेयर, बहुपरतीय होगी, ये बोलो आपका सिंगल लेयर होगी, ठीक है, सिंगल लेयर होगी। उसके अलावा मैंने आपसे कहा कि जो आपका फिजिकल एब्जॉर्प्शन है, आपसे मैं कह रहा हूँ इसमें आपका बोलो कम ऊर्जा, बोलो कम बॉन्ड एनर्जी, आपसे मैं कह रहा हूँ इसकी क्या होगी, बोलो अधिक, आपसे मैं कहूँ अधिक, बोलो ऊर्जा होगी। क्लियर, बात मेरी समझ में आए। इसमें क्या होता है कि बोलो जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इसकी जो रेट होती है, आपसे मैं कहूँ वो क्या होती है, डिक्रीज, जबकि इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो बोलो क्या होती है, बोलो आपसे मैं रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्योंकि क्या होता है कि अगर मैं बात करूं फिजिकल एब्जॉर्प्शन की तो बोलो मैंने कहा x अपॉन एम रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, और टेम्परेचर के बीच ग्राफ बनाते हैं तो ऐसा ग्राफ मिलता है फिजिकल एब्जॉर्प्शन में। और इसमें अगर हम x अपॉन एम रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन और टेम्परेचर का बनाते हैं तो ऐसा ग्राफ मिलता है। क्लियर, तो मेरे कहने का मतलब है आपको थोड़ा फिजिकल और केमिकल एब्जॉर्प्शन का आइडिया होना चाहिए। उसके अलावा आपको थोड़ा सा दाब का प्रभाव का आइडिया होना चाहिए। बोलो दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो मैंने कहा आपको ये x अपॉन एम है और ये मैंने कहा प्रेशर है। प्रैक्टिकली जब देखा गया तो ऐसा ग्राफ मिलता है, तो ऐसा ग्राफ मिलता है तो इसमें 3 पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ। एक ये क्या है, बोलो लो प्रेशर, ये क्या है, बोलो मीडियम प्रेशर, और आपसे मैं करूँ ये क्या है, हाई प्रेशर। क्या देखा गया प्रैक्टिकली, बोलो 8 लो प्रेशर। 8 लो प्रेशर की बात करते हैं तो वहाँ पर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो होती है वो प्रेशर के क्या होती है, बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। प्रेशर बढ़ाते हैं, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ती है। बोलो मैंने कहा 8 हाई प्रेशर, ठीक है, हाई प्रेशर पे देखते हैं तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं करती है। क्लियर, और मैंने कहा बोलो 8 मीडियम प्रेशर। आप समय को मीडियम प्रेशर की बात करते हैं तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो होती है वो प्रेशर की घात 1/n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर, तो आप समय को इतनी बात अगर आपको एब्जॉर्प्शन में पता है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उसके बाद मैंने कहा बोलो कैटेलिस्ट की बात करते हैं, ठीक है, कैटेलिस्ट मतलब उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक में क्या पता होना चाहिए, नंबर 1 पहली बात क्या पता होना चाहिए कि बोलो कैटेलिस्ट कभी भी अभिक्रिया आप समय का प्रारंभ आप समय को नहीं करता है। कभी भी कैटेलिस्ट कभी भी अभिक्रिया का प्रारंभ नहीं करता है। क्लियर, अभिक्रिया के अंत में आप समय को अंत में बोलो कैटेलिस्ट आप समय कह रहा हूं का संगठन, मैंने कहा संगठन, बोलो आप समय को कंपोजिशन, बोलो में नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, तीसरी बात क्या बता रहा हूं मैं आपको कि बोलो जो आपका कैटेलिस्ट है, बोलो कैटेलिस्ट जो है उत्प्रेरक, वो आप समय को अभिक्रिया की दर आप समय को परिवर्तित, बोलो परिवर्तित आप समय को करता है, बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। अगर पॉजिटिव कैटेलिस्ट है, बोलो कैटेलिस्ट है, तो वो आपका क्या करेगा, रेट को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और अगर नेगेटिव कैटेलिस्ट है तो वो रेट को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर आप समय को पॉजिटिव कैटेलिस्ट रेट को इंक्रीज करेगा तो कैसे इंक्रीज करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को आप समय को डिक्रीज करके। और अगर कोई नेगेटिव कैटेलिस्ट है, रेट को डिक्रीज करेगा तो कैसे करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज करके। इसका मतलब हुआ कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कैटेलिस्ट पे डिपेंड करती है। उसके अलावा मैंने कहा फोर्थ पॉइंट क्या पता होना चाहिए, जो कैटेलिस्ट होता है आप समय को कैटेलिस्ट होता है, बोलो उससे इक्विलिब्रियम क्या होता है, अप्रभावित रहता है। यानी साम्य जो होता है, इक्विलिब्रियम जो होता है वो आप समय को उत्प्रेरक से क्या होता है, अप्रभावित, आप समय को अप्रभावित रहता है। क्योंकि जो कैटेलिस्ट फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन को सेम रेट से बढ़ाएगा तो बोलो आपका इक्विलिब्रियम में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। बात समझ में आई मेरी आपको? तो मेरे कहने का
मतलब है ये आपको थोड़ा कैटेलिस्ट के बारे में पता होना चाहिए। कैटेलिस्ट दो तरह के होते हैं, एक आपसे मैं कहूँ समांगी और एक विषमांगी। तो समांगी उत्प्रेरण किसको कहते हैं, जिसमें रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटेलिस्ट एक ही फिजिकल स्टेट वाले हो, और विषमांगी हीटेरोजीनियस किसको कहते हैं, जिसमें अलग अलग फिजिकल स्टेट वाले हो। क्लियर। उसके अलावा मैंने कहा एक है आपका कोलाइड। क्लियर। तो कोलाइड के लिए एक तो पता होना चाहिए विषमांगी। बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा विषमांगी बोलो टाइप बोलो का होता है सॉल्यूशन, आपसे मैं कह रहा हूँ होता है। दूसरी बात इसमें दो होती है, एक होती है परिक्षेपण बोलो प्रावस्था, आपसे मैं कह रहा हूँ मेरे कहने का मतलब है डिस्पर्स्ड बोलो फेज होती है, और आपसे मैं कह रहा हूँ एक इसमें परिक्षेपण बोलो माध्यम होता है। क्या होता है, परिक्षेपण माध्यम। मेरे कहने का मतलब है डिस्पर्जन बोलो क्या होता है, मीडियम होता है। क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब है ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। आप मन ही मन में सोच सकते हो कि इसको मान लो सोल्यूट और इसको मान लो सॉल्वेंट। बात समझ में, आपका काम आसान हो जाएगा। क्लियर। तो जब एक से ज़्यादा चीज़ें होती है तो वो हमेशा हीटेरोजीनस सॉल्यूशन ही कहलाता है। उसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए, जो कोलाइड होता है आपसे मैं कहूँ उसमें टिंडेल बोलो प्रभाव आपसे दर्शाता है। बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ उसके अलावा जो कोलाइड होता है आपसे मैं कह रहा हूँ उसमें बोलो मैंने कहा जो परिक्षिप्त, ठीक है, परिक्षिप्त बोलो जो प्रावस्था होती है, परिक्षिप्त प्रावस्था जो होती है बोलो आपसे में कणों पर क्या होता है, बोलो कणों पर क्या होता है, बोलो आवेश क्या होता है, चार्ज उपस्थित होता है। बोलो बात समझ ना। ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कोलाइड कणों का जो कणों का आकार है, कणों का आकार अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आपको याद होना चाहिए 1 नैनोमीटर से मैंने कहा बोलो आपसे मैं करूँ 100 नैनोमीटर। क्लियर। ये आपको ऑर्डर याद होना चाहिए, फिर वो आपको एंगस्ट्रॉन में पूछे, किसी में पूछे, अक्सर ज़्यादातर क्वेश्चन इसी का आता है। क्लियर। उसके अलावा कोलाइड के अंदर आपको हार्डी सुल्ज का नियम पता होना चाहिए। हार्डी बोलो मैंने हार्डी विनबर्ग हार्डी आपसे मैं कहूँ सुल्ज का नियम। ठीक है। हार्डी सुल्ज का नियम क्या कहता है कि बोलो आपको पता होना चाहिए कि मैंने कहा बोलो विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य की जो अवक्षेपण क्षमता है, बोलो अवक्षेपण क्षमता वो आपसे मैं कहूँ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, बोलो आपसे वैलेंसी संयोजकता, ठीक है, के समानुपाती होती है। बट शर्त क्या है कि जो आपसे मैं शर्त क्या है कि विद्युत अपघट्य की प्रकृति नेचर आपसे मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा बोलो मिलाए आपसे मैं मिलाने वाले बोलो विलियन आपसे मैं कहूँ विलियन, ठीक है, बोलो विलियन मिलाने वाले कोलाइड आपसे विलियन की प्रकृति आपसे मैं कह रहा हूँ के विपरीत होनी चाहिए, विपरीत आपसे मैं को होनी चाहिए। ठीक है। तभी अवक्षेपण होगा। तो इसका मतलब हुआ यहाँ हमें याद होना चाहिए क्या कि एक होता है पॉजिटिव कोलाइड और एक होता है बोलो नेगेटिव कोलाइड। क्लियर। बोलो आपसे मैं कहूँ पॉजिटिव कोलाइड और नेगेटिव कोलाइड। क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के जो कोलाइड होते हैं, आयरन हाइड्रोक्साइड के जो कोलाइड होते हैं वो कैसे होते हैं, पॉजिटिव कोलाइड होते हैं। और जितने भी आपसे सल्फाइड बोलो सल्फाइड के कोलाइड होते हैं, आर्सेनिक सल्फाइड हो गया, मेटल सल्फाइड, बोलो मेटल सल्फाइड के जो कोलाइड होते हैं वो आप समय को कैसे होते हैं, नेगेटिव कोलाइड होते हैं। क्लियर। तो आपसे मैं करूँ इसका मतलब हुआ कि अगर कोई पॉजिटिव कोलाइड होगा तो आपसे मैं करूँ उसके लिए आप जो भी अवक्षेपण के लिए, प्रेसिपिटेशन के लिए बोलो आप जो भी इलेक्ट्रोलाइट लोगे वो कौन से लोगे, जिन पे चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव, और बोलो नेगेटिव वालों के लिए लोगे वो कैसा होगा, बोलो पॉजिटिव। बात समझ में आए, बोलो ओके। तो मेरे कहने का मतलब है आपको इतना आइडिया होना चाहिए। तो आपसे मेरे को एक और है आपका बायो मॉलिक्यूल। ठीक है, बायो मॉलिक्यूल्स आपसे मैं कहूँ जैव अणु। क्लियर। बोलो मैंने क्या कहा आपको, जैव अणु। आपसे मैं कह रहा हूँ जैव अणु, बायो मॉलिक्यूल। आप जानते हो कि इसके अंदर एक क्या आता है, बोलो कार्बोहाइड्रेट, बोलो आपसे मैं कहूँ एक प्रोटीन, बोलो मैंने कहा एक आपका बोलो वसा, मैंने कहा फैट, और एक मैंने आपसे कहा विटामिन।
ठीक है, बोलो विटामिन। क्लियर? तो आपसे मैं करूँ इनका आपको पक्का पता होना चाहिए। वैसे ये बायोलॉजी में भी आता है, तो इससे 2 या 3 क्वेश्चन आपके आने के चांस रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट के अंदर आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि बोलो एक होते हैं मोनोसेकेराइड, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ एक होते हैं बोलो ओलिगोसेकेराइड, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ एक होते हैं पॉलीसेकेराइड। ठीक है, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ से तो क्या है कि आपको थोड़ा आइडिया सुपरफिशियल होना चाहिए कि बोलो आपको ग्लूकोज है, आपसे मैं कहूँ फ्रुक्टोज है, ठीक है, गैलेक्टोज है, आपसे मैं कहूँ मेनोज है, ये सब किसके एग्जाम्पल है? बोलो मोनोसेकेराइड के। क्लियर? और मैंने कहा 2 से लगाकर 10 बोलो मोनोसेकेराइड जुड़ करके जो बनाते हैं वो ओलिगोसेकेराइड होते हैं। और सबसे फेमस है बोलो डाइसेकेराइड, बोलो के एग्जाम्पल तो आपको पता होना चाहिए। जो लैक्टोज है आपसे मैं कहूँ वो डाइसेकेराइड होता है, जो माल्टोज है वो डाइसेकेराइड होता है, और जो सुक्रोज होता है वो डाइसेकेराइड होता है। और डाइसेकेराइड के अंदर इंपॉर्टेंट होता है कि वो किस से मिलके बने हैं। तो लैक्टोज होता है वो बीटा गैलेक्टोज आपसे मैं कह रहा हूँ प्लस बीटा ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। क्लियर? मैंने कहा जो माल्टोज है आपसे मैं कह रहा हूँ वो आपसे मैं कहूँ माल्टोज जो है वो बीटा बोलो आपसे मैं कहूँ ग्लूकोज प्लस बीटा ग्लूकोज से बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ अल्फा ग्लूकोज, और आपसे मैं कह रहा हूँ अल्फा ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। जो सुक्रोज होता है वो अल्फा ग्लूकोज प्लस बोलो मैंने कहा बीटा फ्रुक्टोज से मिलकर बना होता है। क्लियर? तो आप अल्टीमेटली तो ग्लूकोज गैलेक्टोज कह सकते हो, लेकिन थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन के साथ ध्यान रखते हो तो और ज़्यादा इजी होता है। क्लियर? जो लैक्टोज होता है उसको मिल्क शुगर कहते हैं, जो माल्टोज होता है उसको आपसे मैं कह रहा हूँ माल्ट शुगर कहते हैं, सुक्रोज को हम केन शुगर भी कहते हैं, इनवर्ट शुगर भी कहते हैं, किचन शुगर भी कहते हैं, और नेचुरल शुगर भी कहते हैं। सारे इसी का नाम है। जो हम किचन में शुगर यूज करते हैं वो सुक्रोज होती है, और आपसे सुक्रोज जो होती है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ये क्या होती है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर, अनअपचायक शर्करा होती है। और मोनोसेकेराइड तो सारे रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, अपचायक शर्करा होते हैं। ग्लूकोज को ग्रेप शुगर कहते हैं, फ्रुक्टोज को फ्रूट शुगर कहते हैं, गैलेक्टोज को ब्रेन शुगर कहते हैं। बात समझ में आए? और पॉलीसेकेराइड के अंदर आप जानते हो बोलो सेल्यूलोज है आपसे मैं कह रहा हूँ, उसके अलावा मैंने कहा बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ सेल्यूलोज हो गया, आपका स्टार्च हो गया, बोलो ग्लाइकोजन हो गया। ये फेमस क्या होते हैं? बोलो पॉलीसेकेराइड होते हैं। क्लियर? तो आपसे मैं करूँ इसी तरह से मैंने कहा प्रोटीन के अंदर आपको पता होना चाहिए। प्रोटीन एक तो बोलो पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड, पॉलीमर ऑफ आपसे मैं को एमिनो एसिड बोलो आपसे मैं को। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए स्पेसिफिक बॉन्ड इसका कौन सा होता है। तो स्पेसिफिक बॉन्ड इसका कौन सा होता है? बोलो मैंने कहा पेप्टाइड बॉन्ड होता है। कौन सा होता है? पेप्टाइड बॉन्ड। जबकि कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। उसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए? मैंने कहा साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस क्या होती है? बोलो साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस मैंने कहा बोलो राइबोसोम होता है। क्या होता है? राइबोसोम होता है। मतलब प्रोटीन की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। क्लियर? और 20 एमिनो एसिड बोलो मैंने कहा किसमें? प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेते हैं। प्रोटीन बोलो सिंथेसिस में क्या लेते हैं? बोलो भाग। ओके, मैंने कहा आपको कि जनरल स्ट्रक्चर ऑफ आपसे मैं कह रहा हूँ जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड बताऊं तो एमिनो एसिड की जनरल स्ट्रक्चर में क्या होता है? एक आपका क्षारीय ग्रुप होता है, एक अम्लीय ग्रुप होता है। आपसे मैं कह रहा हूँ मैंने कहा ये मैंने स्ट्रक्चर बनाई, ये एसिडिक ग्रुप ये बेसिक ग्रुप दोनों होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक कंपाउंड बोलते हैं। क्लियर? उसके अलावा मैंने आपसे कहा कि जो एमिनो एसिड होते हैं उनमें आपसे मैं कह रहा हूँ एक एमिनो एसिड ऐसा होता है ग्लाइसिन। ठीक है? जो क्या होता है? सबसे सरलतम होता है। ये क्या होता है? बोलो प्रकाश। ये क्या होता है? निष्क्रिय। ये आरपीएससी बार बार पूछ चुकी है। बोलो ऑप्टिकली क्या होता है? इनएक्टिव होते हैं, और बाकी सारे क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। क्योंकि ग्लाइसिन के स्ट्रक्चर में क्या होता है? COH है, बोलो NH2 है, और H है और H है। तो इसका मतलब इसमें क्रियल कार्बन है ही नहीं, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। मेरी बात समझ में आई? बोलो आपको ओके। उसके अलावा मैंने आपसे कहा
थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि आपसे मैं कह रहा हूँ आवश्यक और अनावश्यक अमीनो अम्लों का, उसका क्वेश्चन आ जाता है। ओके, उसके अलावा प्रोटीन के टाइप का आपको आइडिया होना चाहिए। प्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं, बोलो एक सिंपल प्रोटीन, एक कंपाउंड प्रोटीन और एक डेराइव प्रोटीन। क्लियर? और आपसे मेरे को अमीनो अम्लों में एक आवश्यक और एक अनावश्यक। आवश्यक अमीनो अम्ल कौन होते हैं? जिनका संश्लेषण हमारी बॉडी में नहीं होता है, अर्थात जिन्हें भोजन के द्वारा लेना आवश्यक होता है, जिनकी संख्या 10 होती है। और आपसे मेरे को अनावश्यक कौन होते हैं? जिनका संश्लेषण हमारी बॉडी में होता है, इट मीन्स जिन्हें भोजन के द्वारा लेना आवश्यक नहीं होता, उनकी संख्या 10 होती है। क्लियर? फिर मैंने आपसे कहा कि थोड़ा सा आपको बोलो लिपिड के बारे में पता होना चाहिए। लिपिड के बारे में क्या? ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। और आपसे मैं कह रहा हूँ उसके बाद ये पॉलीमर नहीं बनाता है, पॉलीमर नहीं बोलो बनाता है। आपसे मैं कह रहा हूँ उसके अलावा आपको पता होना चाहिए वाटर क्या होता है, बोलो इनसोलेबल होते हैं। क्लियर? और आपसे मैं करूँ बोलो केमिकल कंपोजिशन की बात करूँ तो केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो आपको लिपिड जो होते हैं वो फैटी एसिड, आपसे मैं कह रहा हूँ प्लस बोलो ग्लिसरॉल से मिलकर बने होते हैं। किससे बने होते हैं? वसी अम्ल और ग्लिसरॉल से। और मैंने कहा स्पेसिफिक बॉन्ड की बात करें तो स्पेसिफिक बॉन्ड इनका क्या होता है, बोलो एस्टर बॉन्ड होता है। क्या होता है? एस्टर बॉन्ड। क्लियर? और मैंने कहा अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन आपको पता होना चाहिए कि लिपिड भी 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं सिंपल लिपिड, बोलो आपसे मेरे को एक होते हैं बोलो क्या, मैंने कहा कंपाउंड लिपिड, बोलो क्या होते हैं, बोलो कंपाउंड, मैंने कहा लिपिड। और एक क्या होते हैं, बोलो डेराइव्ड लिपिड। क्या होते हैं, बोलो डेराइव्ड, आपसे मैं को लिपिड। क्लियर? तो मैंने कहा आपको जो सिंपल लिपिड होते हैं उनको हम बोलो न्यूट्रल लिपिड, आपसे मैं को न्यूट्रल लिपिड, उदासीन वसा भी कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है? फैट, बोलो इसी का एग्जाम्पल होता है। मैंने कहा वैक्स यानी मोम भी इसी का एग्जाम्पल होता है। मैंने कहा क्यूटीन भी इसी का एग्जाम्पल होता है। और सुबेरीन भी इसी का एग्जाम्पल होता है। ये सारे जो होते हैं वो मैंने कहा किस के सिंपल लिपिड होते हैं। क्लियर? तो इसका मतलब यहाँ पर हमें एक राज की बात पता चली कि लिपिड इज ए ब्रॉड मेन मीनिंग और फैट इज ए टाइप ऑफ सिंपल लिपिड। क्लियर? उसके अलावा कंपाउंड लिपिड के 2 एग्जाम्पल होते हैं। एक मैंने कहा फॉस्फोलिपिड, बोलो क्या होता है, बोलो फॉस्फोलिपिड। और एक क्या होता है, बोलो ग्लाइकोलिपिड। क्या होता है, बोलो ग्लाइकोलिपिड। बात समझ में? एक फॉस्फोलिपिड और एक क्या होता है, ग्लाइकोलिपिड। और डेराइव्ड लिपिड जितने भी आपके स्टेरॉइड है, बोलो आपसे मैं करूँ सारे ऑल, मैंने कहा बोलो ऑल स्टेरॉइड। ठीक है? ऑल स्टेरॉइड किसके एग्जाम्पल होते हैं? डेराइव्ड लिपिड के। चाहे वो आपका कोलेस्ट्रॉल हो, आपसे मेरे को कोलेस्ट्रॉल हो, या आपका टेस्टोस्टेरोन हो, आपसे मैं कहूँ चाहे प्रोजेस्टेरोन हो, आपसे मैं कह रहा हूँ चाहे एल्डोस्टेरोन हो, ऑल आर बोलो लिपिड। क्लियर? आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। और मैंने आपसे कहा कि जो एक आपका इसी के अंदर आता है विटामिन, बोलो उसका भी क्वेश्चन आपका अक्सर आ जाता है। लेकिन क्या होता है कि ज़्यादा बोलो आपका बायोलॉजी का पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है, बट आपको केमिस्ट्री के अंदर बायोमोलिक्यूल में है तो आपको थोड़ा सा केमिकल नेम पता होना चाहिए। जैसे विटामिन आपसे मैं कहूँ ए है तो इसका केमिकल नेम क्या होता है, बोलो रेटिनॉल होता है। इसकी डीडी क्या होता है, डेफिशिएंसी डिजीज। और इधर मैं बात करूँ बोलो केमिकल नेम तो मैंने कहा फास्ट रिवाइज करा देता हूँ। बोलो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है। क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। क्लियर? मैंने कहा अगर विटामिन बोलो आपसे मैं कहूँ डी की बात करें तो केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरोल। क्या होता है, बोलो कैल्सीफेरोल। और क्या होता है, इसकी कमी से रिकेट्स होता है। किसमें, इन चाइल्ड, बच्चों के अंदर क्या होता है, रिकेट्स। और मैंने कहा ऑस्टियो आपसे मैं कहूँ मलेशिया, ये आपसे मैं कहूँ किस में होता है, बोलो इन एडल्ट में होता है। क्लियर? उसके अलावा मैंने आपसे कहा बोलो विटामिन आपसे मैं कहूँ ई की बात करूँ टोको, आपसे मैं कहूँ टोकोफेरोल, इसका केमिकल नेम होता है। और आपसे मैं कहूँ स्टरलिटी, बंध्यता, बोलो आपसे मैं कहूँ इससे बोलो होती है स्टरलिटी। क्लियर? क्या होती है, बोलो स्टरलिटी। इसके बाद मैंने कहा विटामिन बोलो के की बात करें तो मैंने कहा विटामिन के जो होता है बोलो आपसे फाइलोक्विनोन। ठीक है? क्या होता है, बोलो फाइलो, बोलो मैंने कहा क्यूनोन, इसका केमिकल नेम होता है। और आपसे मैंने कहा इसकी कमी से क्या होता है, बोलो रक्त का थक्का
जमने में क्या होती है बोलो, देरी। क्लियर, डिले इन ब्लड क्लॉटिंग होती है। ये मैंने आपको विटामिन ए डी ई के बताया, ये क्या होते हैं, फैट आप समय को सोलेबल विटामिन होते हैं। क्लियर, उसके बाद मैंने कहा कि बोलो एक होता है वाटर, बोलो आप समय को सोलेबल विटामिन। तो वाटर सोलेबल विटामिन की बात करें तो आपसे मैंने कहा एक होता बी कॉम्प्लेक्स। तो बी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो मैंने कहा एक B1 होता है, एक B2 होता है, एक B3 होता है, एक B5 होता है, B7 होता है, B9 होता है, B12 होता है। सबका केमिकल नेम DD अभी क्लियर कर देते हैं। आपसे मैं कह रहा हूं कि एग्जाम देने जाते हो तो हर चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए, आप फास्ट रिवाइजन कर सकते हो। इसका केमिकल नेम क्या होता है बोलो, आपसे मैंने कहा थायमिन होता है, बोलो इसका क्या होता है, राइबोफ्लेविन होता है। आपसे मेरे को इसका नियासिन होता है, बोलो इसका पेंटाथेनिक एसिड होता है, पेंटाथेनिक आपसे मेरे को एसिड होता है। बोलो इसका मैंने कहा बायोटीन होता है, इसका बोलो फॉलिक एसिड होता है, और आपसे मैं कहूँ इसका सेरी इंपॉर्टेंट साइनो कोबालेमीन होता है, कोबालेमीन होता है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर, इसकी कमी से क्या होता है, डीडी की बात करें, डीडी यानी डेफिशिएंसी डिजीज, बेरी बेरी रोग होता है, बेरी बेरी रोग। क्लियर, आपसे मैं कर रहा हूँ इससे बोलो चिलोसिस होता है, बोलो क्या होता है, चिलोसिस रोग होता है। बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ नियासिन से पेलाग्रा होता है, बोलो क्या होता है, पेलाग्रा। और इससे मैंने कहा आपको डर्मे बोलो टाइटीज होती है, स्किन पपड़ियों के रूप में उतरती है। बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ एक B6 और होता है जिसको पायरोडॉक्सिन कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो, पायरो मैंने कहा डॉक्सिन, ठीक है, जिससे नर्वस डिसऑर्डर होते हैं, बोलो नर्वस डिसऑर्डर। क्लियर, उसके बाद मैंने कहा बायोटीन, आपसे मैं कहूँ लॉस ऑफ हेयर, बोलो लॉस ऑफ हेयर। बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ इसलिए विटामिन H भी कहते हैं। इससे मैंने कहा मैक्रोसाइटिक एनीमिया होता है, मैक्रोसाइटिक एनीमिया होता है। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलो पर्नीशियस एनीमिया बहुत एग्जामों में पूछा जाता है, आरबीसी परिपक्व नहीं होती है। तो मेरे कहने का मतलब ये मैंने किसके बारे में बता दिया, विटामिन बी के बारे में। क्लियर, उसके बाद आपसे मैं कहूँ अगर हम बात करें बोलो विटामिन सी के बारे में। क्लियर, किसकी बात करें, विटामिन सी की। तो आपसे मैं कहूँ विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है, तो मैंने कहा एस्कॉर्बिक एसिड। क्लियर, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्लियर, और मैंने कहा इसका डीडी देखें तो जानते हो बोलो क्या होता है, स्कर्वी रोग। कौन सा रोग बोलो, ब्लीडिंग इन गम्स, स्कर्वी रोग। आपसे मैं कह रहा हूँ बोलो, और इसमें मसूड़े से खून आता है, इसको एंटीवायरल विटामिन भी कहते हैं, आपसे मैं एंटीऑक्सीडेंट भी कहते हैं। बोलो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो मैंने आपको कंप्लीट, आपसे मैं कह रहा हूं सारे मैंने आपको जो टॉपिक लिखे थे वो मैंने आपको स्टडी करा दी है। क्लियर, तो मेरे कहने का मतलब है अगर आप बोलो आपसे मैं कहूँ 2 घंटे बोलो में अगर आप ये सारे टॉपिक कभी भी रिवाइज कर सकते हो, ये सब मैं आपके कॉन्फिडेंस के लिए कर रहा हूं कि आप में से कोई भी स्टूडेंट बोलो आपसे मैं कुछ लास्ट टाइम के अंदर बोलो अपना EQ को कमजोर ना करे। EQ मतलब इमोशनल, आपसे मैं करूँ इंटेलिजेंट, कि आप घबराए नहीं कि एग्जाम आ गया और आपको याद नहीं है। क्लियर, तो मेहता सर ने आपका काम बहुत आसान कर दिया है। आपको मैंने 1.5 घंटे के अंदर पूरी फिजिकल केमिस्ट्री कर दी है, 2 घंटे में पूरी इनऑर्गेनिक कर दी है, और आपसे मैं कहूँ आप चाहोगे तो मैं ऑर्गेनिक का भी, ऑर्गेनिक में 4 चैप्टर है वो भी मैं आपको 1 घंटे में कंप्लीट करा दूंगा, तो आपका काम आसान हो जाएगा। क्लियर, तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं आपको सारे टॉपिक के अंदर हर वो कंटेंट जो एग्जाम में आ सकता है वो आपको पता रहे, क्योंकि जो आपका चीज़ मेहता सर के पास है, मैं चाहता हूं हर वो स्टूडेंट जो एग्ज़ाम देने जाए तो वो उसी माइंड के साथ जाए और एक फतेह करके आए, विजय करके आए, और अपना एक जो टारगेट आपने बनाया है उसको अचीव करके आए। बात समझ में आए बोलो। अगर आपको ये बहुत अच्छा लगा तो आपसे मैं करूँ आप ज़रूर इसमें मुझे बताएं कि आपको इससे बोलो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको हेल्प ज़रूर मिली होगी। और मेरे कहने का मतलब है आप अब जो कुछ टाइम रहा है उसमें आप और क्या चाहते हैं वो भी मुझे आप कमेंट करके बताएं, मैं उसको जरूर फुलफिल करूंगा। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं ओके। तो आई थिंक आपको मैंने आज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे टॉपिक आपके क्लियर कर दिए हैं। आप चाहें तो इसको 1-2 बार रीड करना, अच्छे से इस लेक्चर को देखना। आपसे मैं कहूँ आप कूल माइंड से आपको सारे के सारे टॉपिक याद हो जाएंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।